सोचो अगर तुम्हें अचानक से एक ऐसी ताकत मिल जाए जिससे तुम आत्माओं को देख सको और फिर एक दिन तुम खुद ही बन जाओ उनका शिकारी जिनके बारे में लोग सिर्फ कहानियां सुनते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और आत्मा एक ही वक्त में जीते हैं, जहां एक तलवार तुम्हारी जिंदगी भी बचा सकती है और खत्म भी कर सकती है, और इन सब के बीच में एक स्कूल बॉय जिसे ना चाहते हुए भी हीरो बनना पड़ता है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जहाँ दोस्ती, बलिदान और एक से बढ़कर एक फाइट सीन मिलेंगे। इस कहानी में बहुत सारे जबरदस्त कैरेक्टर्स हैं जो अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। पहले हम इन कैरेक्टर्स को थोड़े बहुत जान लेते हैं ताकि जब कहानी मैं समझाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो। इचिगो कुरोसाकी ये इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। ये एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट होता है, लेकिन एक इंसिडेंट के बाद इसके पास सोल रिपर बनने की पावर आ जाती है। उसका काम होता है बुरी आत्माओं से लोगों को बचाना। ओरेहिमे इनिक ये इचिगो की क्लासमेट और क्लोज फ्रेंड है। इसके पास हीलिंग और शील्ड बनाने वाली पावर्स होती है। ये इमोशनली काफी स्ट्रॉन्ग है और अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती है। रेंजी अबाराई एक सोल रिपर लेफ्टिनेंट है। रुकिया कुचिकी एक सोल रिपर है जिसकी वजह से इचिगो को अपनी पावर्स मिलती है। ये काम एंड सीरियस नेचर की है और स्टोरी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उरियो इशिदा ये एक क्वेंसी है, यानी कि एक अलग ग्रुप का वॉरियर जो हॉलो नाम की बुरी आत्माओं को मारने का काम करते हैं। इचिगो के साथ इसकी राइवलरी जैसा रिलेशन है। यासुतोरा सादो इस कैरेक्टर को चैड के नाम से भी जाना जाता है। ये फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसके दोनों हाथों में अलग अलग शक्तियां हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिनके अराउंड ये पूरी स्टोरी घूमती है, और कुछ अनइम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स भी हैं जो स्टोरी चलते चलते मैं उसका इंट्रोडक्शन आप लोग को दे दूंगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं। शानदार एनीमे क्रॉनिक मीडिया लेके आ चुकी है एक और नया धांसू एनीमे आप सभी के लिए, और मैं जानता हूँ कि मैं काफी समय बाद आप लोगों के सामने आया हूँ, लेकिन आप लोगों के भारी डिमांड को देखते हुए मुझे वापस आना ही पड़ा। तो गाइस ऐसा प्यार आप बना के रखिएगा। साथ ही साथ जो हमारे टीममेट है सुजीत, उनको भी सपोर्ट दिखाते रहिएगा, क्योंकि आप लोग नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक अंडरवर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स इंसानी दुनिया में आ रहे होते हैं, और ये कुछ दोस्ती तो नहीं करने आ रहे होते हैं। दूर खड़ी एक लड़की भी हमें दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ध्यान से इन मॉन्स्टर्स को देख रही होती है। दूसरी तरफ इंसानी दुनिया में कुछ बुलीज हमें दिखाए जाते हैं जो कि एक बच्चे को बहुत ही परेशान कर रहे होते हैं। उतने में ही एक लड़का जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है इचिगो कुरोसाकी, वो उनके सामने आ जाता है, और इन बुलीज को लगता है कि वो इस बच्चे को भी परेशान कर लेंगे, लेकिन हमारा इचिगो इनके ऊपर ही भारी पड़ जाता है। इचिगो को इतनी बुरी तरीके से अपने साथी को मारते हुए देखते हुए ये सारे बुलीज डर जाते हैं और वो लोग उसे बचाने भी नहीं जाते हैं। इतने में इचिगो उनसे पूछता है कि ये जो फ्लावर पॉट है वो तुम लोगों ने गिराया है और तुम्हें पता है कि ये किस लिए रखा हुआ था? तो वो हंसते हुए बताता है कि हाँ, अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पे एक लड़की की मौत हो गई थी, तो उसकी आत्मा को शांति देने के लिए किसी ने फ्लावर पॉट यहाँ रख दिया है। तो इचिगो गुस्सा होते हुए उन सभी को और पीटना शुरू कर देता है और बोलता है कि तुम ये चीज जानते हुए भी ऐसा कैसे कर सकते हो? जल्दी से जाओ और ये जो फ्लावर पॉट है दोबारा से यहाँ पे ला के रखो, और मैं चाहता हूँ कि नदी किनारे जाके उस लड़की की आत्मा से तुम माफी भी मांगोगे, वरना मैं कल से तुम्हारे नाम का फूल चढ़ाना शुरू कर दूंगा। इचिगो से डरते हुए वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उतने में पीछे हमें उसी लड़की का स्पिरिट दिखाया जाता है जिसके बारे में अभी बात हो रही थी, और वो इचिगो को थैंक्स कहती है। फिर हमें पता चलता है कि जो इचिगो है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है क्योंकि वो आत्माओं से बात कर सकता है। इचिगो उस लड़की को बोलता है कि अब से पुलिस तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, और उस लड़की की आत्मा इचिगो को फिर से थैंक्स कहते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर जो इचिगो था अपने घर पहुँचता है, और जैसे ही वो अपना घर का गेट खोलता है तो उसके जो फादर थे वो 1 लाख देते हुए उसकी स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि तुम इतना लेट कैसे हो गए? तभी इचिगो बोलता है कि ये कोई तरीका हुआ अपने बेटे का स्वागत करने का? तो उसके फादर बताते हैं कि तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। इसी में इन दोनों बाप बेटों में थोड़ी सी लड़ाई छिड़ जाती है। हमें ये भी पता चलता है कि इचिगो की 2 बहनें भी हैं जो कि चीजों को देख के काफी कैजुअली बिहेव कर रही होती है, जैसे कि ये इन दोनों बाप बेटों का रोज का काम है। इसी समय हमें ये भी पता चलता है कि इचिगो के इस खास शक्तियों के बारे में उसके पेरेंट्स और साथ ही साथ उनकी बहनों को भी पता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इचिगो के घर में न्यूज आ रही होती है कि सिटीज में अचानक से कुछ एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं, और इचिगो इस चीज को ध्यान से देख रहा होता है। फिर जैसे ही वो अपने स्कूल की तरफ जाता है तो उसे एक स्पिरिट की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो उसका ही पीछा करने लग जाता है, और वो देखता है कि ये तो वही बच्ची है जिसको कल उसने बचाया था, और उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर दौड़ रहा होता है। तो इचिगो उसको बचाने के लिए उसके साथ भागना शुरू कर देता है। उतने में ही एक लड़की जो कि काफी मिस्टीरियस सी लग रही होती है, और सीरीज के स्टार्टिंग में हमने इसको देखा भी है, वो यहाँ पे आ जाती है और उस मॉन्स्टर्स को मार देती है, जिसकी वजह से वो स्पिरिट बच जाती है। और इचिगो अपने आंखों के सामने ये सब चीज होते हुए देखता है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। उतने में चारों तरफ जो लोग थे इचिगो के आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने भी देखा ये मिस्टीरियस सा एक्सप्लोजन क्या हुआ? तब इचिगो को समझ में आता है कि वो तो इन सारे मॉन्स्टर्स को देख सकता है लेकिन लोग नहीं, तो उनके लिए ये मिस्टीरियस सा एक्सप्लोजन ही है। फिर रात हो जाती है और इचिगो को नींद ही नहीं आ रही होती है, और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब क्या हुआ मेरे साथ। उतने में इचिगो नोटिस करता है कि एक तितली जो कि एक मैसेंजर की तरह है वो उसके कमरे में आ गई है, और उतने ही देर में वही लड़की जो कि मॉन्स्टर्स को मारी थी दिन में वो भी उसके कमरे में आ जाती है, और इचिगो उसको देख के शॉक्ड होता है और उसे बोलता है कि हे तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन रुकिया जो कि उस बच्ची का नाम होता है वो बिल्कुल
बिल्कुल भी इस चीज पे ध्यान नहीं देती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसे कोई देख नहीं सकता और वो अपने काम पे लग जाती है। उतने में इचिगो उसे जोरदार लात दे मारता है और बोलता है कि अगर तुम चोर हो तो चोरों की तरह बिहेव तो करो। तभी रुकिया को लगता है कि यह कुछ अजीब सा है क्योंकि इचिगो उसे कैसे देख पा रहा है। तो बोलती है कि तुम मुझे देख सकते हो। फिर उतने में याद आता है उसे कि हाँ, दिन में इचिगो उसे देख पा रहा था। तब वो इचिगो को चेक करने लग जाती है कि कहीं वो इंसान है भी या फिर नहीं, या फिर कोई डिफेक्टिव पीस है, जिसको देख के इचिगो को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर फिर से हमला करता है। लेकिन रुकिया इस चीज को डॉज कर लेती है और वो बोलती है कि तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, मैं एक सोल रिपर हूँ जिसे सोल सोसाइटी ने इस जगह पे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए भेजा है। जिस चीज से इचिगो इरिटेट हो जाता है और वो बोलता है तुम झूठ तो बिल्कुल भी मत बोलो बच्ची, और अपने घर चली जाओ। बच्ची चिवट सुनते ही रुकिया को गुस्सा आ जाता है और वो एक पैरालिसिस वाला जादू उसके ऊपर कर देती है जिससे इचिगो पैरालाइज हो जाता है। फिर रुकिया बताती है कि मैं तुमसे असल में एज में 10 गुना ज्यादा बड़ी हूँ। साथ ही साथ वो सारा कॉन्सेप्ट भी समझाती है कि किस तरीके से इस दुनिया में दो तरह की आत्माएं होती है, अच्छी और बुरी, और सोल सोसाइटी का काम है कि अच्छी आत्माओं को सोल सोसाइटी में भेजना और बुरी आत्मा जो कि इंसानों के आत्माओं को खाते हैं उन्हें खत्म करना। उतने में ही दूर कहीं हम लोग उसी बच्ची वाली आत्मा को देखते हैं जिसके पीछे एक बुरी आत्मा दौड़ रही होती है। उतने में उस बुरी आत्मा को ऐसा एहसास होता है कि एक काफी प्योर सोल जिसके बगल में एक सोल रिपर भी है वो कहीं आसपास ही है, और असल में ये रुकिया और इचिगो का ही बात कर रहा होता है। तो उस बच्ची आत्मा को छोड़ के उनके पीछे ही चला जाता है। जो रुकिया थी उसे भी एहसास हो जाता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है और अलर्ट हो जाती है वो। उतने में ही अचानक से इचिगो के घर में हमला हो जाता है और नीचे से उसकी छोटी बहन आके इचिगो को बोलती है काफी बुरी हालत में कि भाई प्लीज कारीन को बचा लो। तो इचिगो जो पैरालाइज था वो वहाँ से हिलते उलटे कोशिश करता है उसकी तरफ जाने का, लेकिन रुकिया तेजी से भागते हुए उसकी बहन को बचाने चली जाती है और इचिगो भी पीछे पीछे आ जाता है। रुकिया ये चीज देख के काफी शॉक्ड हो जाती है कि एक नॉर्मल सा इंसान उसके स्पेल को कैसे तोड़ दे रहा है, और इचिगो लिटरली उसके स्पेल को तोड़ते हुए अपनी बहन को बचाने भागता है और उस मॉन्स्टर पे हमला कर देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर एक ही लात में इचिगो को सुला देता है। तभी रुकिया उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसकी बहन को बचा लेती है और इचिगो को बताती है कि ये जो मॉन्स्टर है वो एक प्योर सोल के पीछे आया हुआ है। तभी उसे एहसास होता है कि ये मॉन्स्टर प्योर सोल इचिगो को ही समझ रहा है और शुरू से ही इचिगो अच्छी आत्माओं का हेल्प करते आया है। इसी वजह से उसकी जो आत्मा है वो और भी ज्यादा प्योर हो गई है। इचिगो को जैसी ये चीज पता चलती है तो वो काफी ज्यादा बुरा फील करता है कि उसी की वजह से उसके जो पूरी फैमिली है उसके ऊपर खतरा आ चुका है। तब जो इचिगो है वो ब्रेव बनते हुए उस मॉन्स्टर के सामने चला जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें मेरी सोल चाहिए ना तो लो, मुझे खा लो, लेकिन बाकी सबको छोड़ दो। तो मॉन्स्टर ऐसा ही करने लग जाता है। उतने में रुकिया बीच में आते हुए उस मॉन्स्टर पे हमला कर देती है जिसपे वो भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। रुकिया सोच रही होती है कि इचिगो अपनी जान देते हुए बाकी सबकी जान बचाना चाहता है, लेकिन वो ये चीज नहीं जानता कि ये मॉन्स्टर उसे खाने के बाद बाकी इंसानों को भी खा जाएगा। रुकिया की ऐसी हालत देखते हुए इचिगो भी शॉक्ड हो जाता है। तभी रुकिया उसे बताती है कि तुम सच में अगर लोगों की जान बचाना चाहते हो तो एक काम करो, ये लो मेरी तलवार और अपने सीने के अंदर उतार दो और मेरी तरह सोल रिपर बन जाओ, तभी तुम इन लोगों की जान बचा पाओगे। तो इचिगो बिना एक सेकंड भी सोचे हुए इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और वो रुकिया की तलवार को अपने सीने में उतार लेता है। तभी एक एक्सप्लोजन होता है और फिर हमें इचिगो और सोल रिपर का लुक दिखाया जाता है। सोचने वाली बात ये थी कि इचिगो का जो तलवार था वो उसके शरीर से भी बड़ा था और दूर खड़ी रुकिया जो कि पूरी सफेद बन चुकी थी वो सोच रही होती है कि ये कैसे हो सकता है। मैंने तो इचिगो को अपनी हाफ ताकत देने की सोची थी, लेकिन इसने जबरदस्ती मेरी सारी ताकत छीन ली। कहीं ना कहीं ये जो इचिगो है ये एक स्पेशल ह्यूमन है और ये डिफेक्टिव माल अब एक अपग्रेडेड वर्जन बन चुका है। फिर जो इचिगो था वो अपनी नई मिली हुई शक्ति का यूज करते हुए एक ही स्लैश में उस मॉन्स्टर्स को मार भी देता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दिन की शुरुआत फिर से वैसे ही होती है। इचिगो का फादर उसे पीटते हुए जगाता है और इचिगो बोलता है कि आप मुझे नॉर्मली क्यों नहीं जगा देते। तभी उसका फादर खुश होते हुए बोलता है कि बेटे तुमने लगता है ट्रेनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, अब तुम असली मर्द बन चुके हो। तभी इचिगो नोटिस करता है कि उसके घर पे काफी सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी है और उसके फादर बताते हैं कि यार पता नहीं रात में किसी नशेरी ने एक गाड़ी नशे में हमारे घर पे ठोक दी। इचिगो को लगता है कि इन सभी को ये लग रहा है कि रात में ये चीज हुई थी। तभी उसे याद आता है कि वो जो बच्ची थी रुकिया उसने कुछ मैजिक करते हुए इन सभी की याददाश्त को भुला दिया होगा। तभी वो खुश भी हो जाता है क्योंकि अब सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी है और वो अपने स्कूल की तरफ निकल जाता है। स्कूल पहुंचते ही वो एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम होता है ओरिहिमे। इचिगो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, तभी ओरिहिमे उसे देखते हुए शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। फिर इचिगो अपने क्लासमेट से बात कर रहा होता है। उतने में ही उसका एक धांसू दोस्त भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यासुतोरा सादो और इसे लोग चैड भी कहते हैं। उतने में ही इचिगो की क्लास में रुकिया भी आ जाती है एज एन ट्रांसफर स्टूडेंट बनके, जिसे देख के इचिगो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी रुकिया अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है जिसपे लिखा हुआ होता है कि कुछ न कुछ बहाना बनाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी इचिगो बहाना बनाते हुए उसे यहाँ से बाहर लेके चला जाता है और उसे बोलता है कि तुम अब यहाँ पे क्या कर रही हो, जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। तब रुकिया बोलती है कि मैं अब नहीं जा सकती क्योंकि सोल सोसाइटी में सिर्फ सोल रिपर जा सकते हैं
और कल रात तुमने मेरी सारी शक्तियों को खींच लिया है, इसलिए मेरे अंदर सोल रिपर की ताकत ही नहीं है। फिर जो रुकिया थी वो इचिगो को ये चीज भी बताती है कि क्योंकि अब वो सोल रिपर नहीं है तो उसकी जगह इचिगो को उसका काम करना होगा। तभी इचिगो समझ जाता है कि रुकिया अब उससे काम निकालवाना चाहती है। तब वो नाना कहने लग जाता है और वो बोलता है कि कल रात तो मैंने इसलिए ये सब चीज कर दिया था क्योंकि मेरी फैमिली खतरे में थी, मैं अजनबियों के लिए अपनी जान खतरे में बिल्कुल भी नहीं डालूंगा। तब रुकिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एक शानदार सा ग्लव पहनते हुए उसके मुंह पे मुक्का दे मारती है और उसके बॉडी से उसकी आत्मा को बाहर निकाल देती है। ये चीज देख के इचिगो काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया। तो रुकिया बताती है कि डरो मत, ये तुम्हारा सोल रिपर रूप है, और फिर उसे जगह घुमाने लग जाती है और उसे बताती है कि हम जो सोल रिपर हैं बिल्कुल भी किसी पे भी भेदभाव नहीं करते हैं। तभी उसके सामने पार्क में एक जो बच्चे की आत्मा थी उसको एक मॉन्स्टर पीछा कर रहा था, जिसे देख के इचिगो उसकी तरफ उसको बचाने के लिए भागने लगता है। तभी रुकिया उसे बोलती है कि तुम अब क्यों बचाने जा रहे हो उसको, तुमने तो कहा था कि तुम दूसरों के लिए अपनी जान को खतरा नहीं डालोगे। देखो इचिगो, हम एज एन सोल रिपर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते हैं, हमारे लिए सभी आत्माएं सेम है और हमें सबको बचाना होगा। हम एज एन सोल रिपर बिल्कुल भी चूज नहीं कर सकते हैं। तो तुम डिसाइड करो, क्या तुम उस बच्चे को सही में बचाना चाहते हो अपनी जान को जोखिम में डालते हुए। तभी इचिगो कुछ सोचता है और सीधा जाके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उस बच्चे को बचा लेता है और बोलता है कि मैं सोल रिपर तो बन गया हूँ, लेकिन मैं अपने स्टाइल से काम करूंगा, जब मेरा दिल चाहेगा तभी मैं किसी को बचाऊंगा। फिर इचिगो अपनी तलवार के दूसरी तरफ से उस बच्चे की आत्मा के सिर पर टैप करता है, जिससे उस बच्चे की आत्मा को शांति मिलने लग जाती है और वो सोल सोसाइटी में जाने लगता है। जो रुकिया थी वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इचिगो ने बिना सिखाए ही इस सेरेमनी को करना सीख लिया। दूसरी तरफ हमें ओरिहिमे दिखाई जाती है जो कि अपने घर पे पढ़ाई कर रही होती है और दूर खड़ा एक आत्मा उसे देख रहा होता है जो कि उसके बड़े भाई की होती है। उतने में उसके बड़े भाई की आत्मा को पीछे जो बुरी आत्माएं थी वो खींच लेती है और उसकी आत्मा को पूरी तरीके से खा जाती है। तभी उसका बड़ा भाई एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट डे इचिगो के साथ हम लोग रुकिया को देखते हैं। इचिगो इरिटेट हो चुका होता है क्योंकि रुकिया उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही होती है और इचिगो बोलता है कि तुम कब तक मेरा पीछा करोगी। तो रुकिया बोलती है कि तुम सोल रिपर बनने के लिए तैयार हो जाओ, तब मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। उतने में उन्हें नोटिस होता है कि जो ओरिहिमे है उसे कोई एक कार ठोक के चली गई है। तो तेजी से उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि ओरिहिमे को कुछ हुआ ही नहीं होता है और वो बोलती है कि देखो मैं तो एकदम तंदुरुस्त हूँ। जो रुकिया थी वो इचिगो से पूछती है कि आखिरकार ये लड़की है कौन। तब इचिगो उसे टपली मारते हुए बोलता है कि ये हमारी क्लासमेट है ओरिहिमे, कम से कम अपनी क्लासमेट का तो नाम याद रखो। तभी ओरिहिमे और रुकिया एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। इसी बातों बातों में जो रुकिया थी वो नोटिस करती है कि ओरिहिमे के पैर में एक पंजे का निशान होता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज था। घर जाते वक्त इचिगो से वो पूछती है कि ओरिहिमे है कौन। तब इचिगो बताता है कि ओरिहिमे उसकी बचपन की दोस्त है और नेबर में, और वो उनकी नेबर भी है। थोड़े समय पहले उसका जो इकलौता बड़ा भाई था जो कि उसका रिश्तेदार था वो मारा गया और ओरिहिमे उस समय काफी ज्यादा रोई थी। तब से ही वो अकेले रहने लग गई है। तभी रुकिया समझ जाती है कि उस कार एक्सीडेंट से उसके भाई ने ही उसे बचाया होगा, लेकिन उस हाथ का जो निशान था वो एक इंसानी सोल का नहीं लग रहा था। फिर इचिगो पूछता है रुकिया से कि अब तुम जब सोल रिपर नहीं रही हो तो तुम रहती कहाँ पे हो। रुकिया इस बात को टाल देती है और उसे गुड नाइट बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो इचिगो है वो आराम से अपने कमरे में एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसकी बहन उसे आके बोलती है कि क्या तुमने मेरा कहीं पजामा देखा है। तो इचिगो बोलता है कि मेरे इतने बुरे शौक नहीं है, मैं तुम्हारे पजामे का क्या करूंगा। तभी हमें बताया जाता है कि जो रुकिया है उसने उसकी बहन के पजामे चुरा लिए होते हैं और वो दरअसल इचिगो की कमरे के क्लोजेट में छुप के रह रही होती है। तभी वो अचानक से बाहर आती है और अपने ग्लव्स को पहनते हुए इचिगो की सोल रिपर रूप को बाहर निकाल लेती है। उसके ऐसा करते ही एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर इचिगो के कमरे में दिखाया जाता है जो कि दरअसल ओरिहिमे का भाई से ही बना हुआ होता है और वो डायरेक्टली अटैक कर देता है इचिगो के ऊपर। ये जो मॉन्स्टर था वो काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए इचिगो को भी थोड़ा दिक्कत हो रही थी इससे लड़ने में। लेकिन अचानक से ही वो जो मॉन्स्टर था उसको कुछ हो जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। इचिगो नोटिस करता है कि उसके मास्क के पीछे एक इंसान का शक्ल जो कि पूरी तरीके से ओरिहिमे की भाई की तरह लग रहा था और ये चीज वो रुकिया को ही बताता है। तो रुकिया बोलती है कि तुम्हें मास्क के पीछे कभी भी हॉलोस को नहीं देखना चाहिए क्योंकि हर एक जो बुरी आत्मा है वो कभी इंसानी आत्मा ही हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि उनके अंदर कुछ न कुछ बच गया था और वो अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाए थे, इसलिए वो सोल सोसाइटी में नहीं जा पाते हैं और उनका क्रियाक्रम भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो काफी समय तक वो ऐसे भटकने के बाद हॉलो में तब्दील हो जाते हैं और वो शक्तिशाली होने के लिए इंसानों के आत्माओं को खाना शुरू कर देते हैं। उनको खत्म करने का बस एक ही तरीका है, उनके जो मार्क्स है उसको 2 हिस्सों में काट दिया जाए। दूसरी तरफ जो ओरिहिमे थी वो अपने घर में आराम से बैठ के अपने दोस्त के साथ खाना खा रही होती है और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे इचिगो और रुकिया एक कपल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, कहीं वो दोनों रिलेशन में तो नहीं आ गए। तभी इनको बहुत ही जोर से एक मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि ओरिहिमे के भाई की आवाज होती है। दूसरी तरफ जो इचिगो था वो रुकिया से पूछने लगता है कि आखिरकार जो ओरिहिमे का भाई है वो कैसे हॉलो बन गया और तुम कह रही हो कि अब मुझे उससे लड़ना होगा। तो रुकिया बोलती है कि बिल्कुल भी भावुक मत हो, वैसे भी जो ओरिहिमे का भाई है वो अब मर चुका है और साथ ही साथ हॉलो भी बन चुका है। तभी रुकिया को एहसास होता है कि सुबह जो इंसिडेंट हुआ था ओरिहिमे के साथ कहीं वो उसके भाई ने ही तो नहीं किया था। हो सकता है कि अभी ओरिहिमे की जान
खतरे में हो। दूसरी तरफ ऐसा ही होता है, अचानक से ही जो ओरिहिमे की दोस्त थी उसके ऊपर अटैक हो जाता है और एक अनजाना व्यक्ति जिसे कोई देख भी नहीं सकता वो उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। जो ओरिहिमे थी वो बिल्कुल डरी हुई होती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ओरिहिमे एक चेन से बंधी हुई होती है और दूसरी तरफ भी उसका ही शरीर होता है। दरअसल ये एक सोल चेन होता है जो कि इंसानों के शरीर को उनकी आत्माओं से बांध करके रखता है और उसका भाई जैसे ही यहाँ पे एंटर होता है तो वो अपनी बहन के आत्मा को अलग कर देता है। जो ओरिहिमे थी वो अपनी आत्मा रूप का यूज करते हुए अपनी दोस्त को बचाने का कोशिश करती है, जिसे देख के उसका भाई गुस्सा हो जाता है और ओरिहिमे बोलती है कि ये आवाज तो जानी पहचानी है लेकिन आखिरकार तुम कौन हो। तो उसका भाई ये चीज सुन के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि अब तुम मेरा आवाज भी नहीं जानती हो। दूसरी तरफ रुकिया और इचिगो तेजी से इनकी तरफ आ रहे होते हैं। फिर जैसे ही जो ओरिहिमे का भाई था उसके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है तभी जो इचिगो था वो बीच में आके उसको रोक लेता है, लेकिन इसका जो भाई था वो चालाक होता है, वो फिर से शैडोज में छुप जाता है। तभी इचिगो नोटिस करता है कि ओरिहिमे उसे देख पा रही होती है तो वो बोलता है उसे कि तुम तो इंसान हो ना, तो तुम मेरे सोल रिपर रूप को कैसे देख पा रही हो। तभी वो नोटिस करता है कि ये तो ओरिहिमे की आत्मा होती है। तभी ओरिहिमे का भाई बताता है कि मैंने ओरिहिमे को मार दिया है तो अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते और वो ओरिहिमे का आत्मा को लेके जाने लग जाता है और वो बोल रहा होता है कि ओरिहिमे क्या तुम सच में मुझे नहीं जान रही हो। तभी ओरिहिमे नोटिस करती है इस आत्मा की आंखों को। तब वो बोलती है बिग ब्रदर आखिरकार तुम ऐसे मॉन्स्टर कैसे बन गए और तुम मेरे दोस्तों को चोट क्यों पहुंचा रहे हो। तभी उसका भाई बताता है कि जब मैं डेथ किया था तब तुम हर दिन मेरे लिए प्रे किया करती थी, तब मैं नॉर्मल रहा करता था एक आत्मा की तरह, लेकिन जैसे ही तुम अपनी दोस्त से मिली तब तुम मुझे भूल गई और तुमने प्रे करना छोड़ दिया और जैसे जैसे तुम हाई स्कूल में गई तब तो तुम बिल्कुल तरीके से मुझे भूल चुकी थी और तुम्हारे प्रे करने की वजह से पहले मैं अच्छा हुआ करता था और क्योंकि तुमने ये चीज छोड़ दिया तो अब मैं ऐसा बन गया हूँ, तो तुम ही इसके गुनहगार हो। और वो पकड़ते हुए अपनी बहन को मारना शुरू कर देता है। तब इचिगो ओरिहिमे को बचाने की कोशिश में बोलने लगता है कि तुम कैसे बड़े भाई हो, बड़े भाइयों की काम होता है कि वो अपने छोटे भाई बहनों की हिफाजत करे। तब बोलता है वो कि मैंने वैसा ही किया, तुम जानते क्या हो, बचपन से ही हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया था, तब मैंने ही ओरिहिमे को पाला है और मेरे मरने के बाद उसने मुझे भूल दिया। और इचिगो के ऊपर वो हावी होना शुरू हो जाता है। तभी ओरिहिमे इचिगो को हारते हुए देख के अपने भाई के सामने आके उसे हक कर लेती है और उसे बोलती है कि मेरे भाई मैं तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये मेरी ही गलती है, मैंने ही आपके मरते वक्त आपसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाइए, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर एक गिल्ट रह गया और आप मेरी वजह से आत्मा के रूप में घूम रहे हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं ऐसी आपके पास रह गई तो फिर मैं कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाऊंगी और मैं आपके बारे में सोचती रहूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से मैं आपके बिना भी खुश हूँ, जिसकी वजह से आपको भी मुक्ति मिल जाए। लेकिन सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था कि मेरे इस एक्ट से आप और भी ज्यादा अंदर से खोखले हो जाएंगे, मुझे माफ कर दीजिए। इन सारी बातों को सुनने के बाद जो ओरिहिमे का भाई था वो अजीब से दर्द में चला जाता है। तो इचिगो रुकिया से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तो रुकिया बताती है कि जो ओरिहिमे का भाई है वो अपने इनर हॉलो से लड़ रहा है, कहीं ना कहीं जो रुकिया का भाई है उसे जबरदस्ती हॉलो बनाया गया है और वो इन सारी बातों को सुनने के बाद ये चीज जान चुका है कि उसे अपनी बहन को बचाना ही होगा। सारे लड़ाई के बाद जो ओरिहिमे का भाई था उसका असली शक्ल सामने दिख जाता है, जिसे देखते ही जो ओरिहिमे थी वो फाइनली चैन की सांस लेती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है और उसकी हालत नाजुक होने लगती है। तब रुकिया बताती है कि अभी भी हम इसे बचा सकते हैं क्योंकि इसकी जो सोल का चेन है वो उसके शरीर से बंधा हुआ है और वो उसे हील करने लग जाती है। जो ओरिहिमे का भाई था वो काफी ज्यादा गिल्ट महसूस करता है और वो नोटिस करता है कि ओरिहिमे अभी भी उसका गिफ्ट किया हुआ की चेन अपने ऊपर पहनती है ताकि वो उसे भूल ना सके। तभी वो इचिगो का तलवार लेता है और अपने आप को मारने लग जाता है। इचिगो उसको रोकने की कोशिश करता है कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन रुकिया बोलती है कि तुम इसमें बुरा बिल्कुल भी मत फील करो, एक हॉलो को मारना एक प्योरिफिकेशन का टास्क ही है, इसका मतलब है कि उसकी जो आत्मा आजाद होते हुए सोल सोसाइटी में जा रही है, तो तुम उसे बिल्कुल भी मत रोको। तो इचिगो फिर ऐसा होने देता है और ओरिहिमे का भाई अपने आप को स्टैब कर लेता है, जिसकी वजह से उसे शांति मिल जाती है और ओरिहिमे इस चीज को नोटिस करती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओरिहिमे अपनी सारी दोस्तों को बता रही होती है कि किस तरीके से कल रात दो सुमो पहलवान ने उसके घर में हमला कर दिया था और आपस में लड़ाई करते हुए उसके घर को डैमेज कर दिया। इस बकवास सी स्टोरी को सुनकर उसकी दोस्त सब भी उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तू फिर से इतने घटिया स्टोरी को लेके आ गई। दूर खरा इचिगो भी इस चीज को सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये कैसा स्टोरी बता रही है ये। तभी रुकिया बताती है कि मैंने अपने डिवाइस का यूज करते हुए इसकी याददाश्त को कल रात ही गायब कर दिया था और इसी डिवाइस का यूज करते हुए इचिगो के परिवार को भी उसने झूठी कहानियां दिलवा दी थी ताकि उन्हें बिल्कुल भी सच्चाई का पता न चल सके। तभी इचिगो इन सारी चीजों को देख के फाइनली एक प्रॉपर सोल रिपर बनने के लिए तैयार हो जाता है और रुकिया इस चीज से काफी खुश होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में हमारा चैड अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ दिखाया जाता है जो कि एक तोते के ऊपर बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये तोता पक्का श्रापित है, क्योंकि
इतने समय में जो कोई भी इसका मालिक बना है उसकी बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो गई है। तभी अचानक से कंस्ट्रक्शन साइट से ऊपर से इनके ऊपर एक बड़ा सा स्टील का रॉड गिरने लग जाता है। सबको बचाने के लिए जो चैड था वो रॉड अपने ऊपर ही ले लेता है और उसके ऊपर काफी गंभीर चोट आती है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेट खड़ा हुआ होता है। हमें फिर दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हॉलोस थे वो आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं कि हम लोग अपने अंदर की जो खामियां है उसको खत्म करने के लिए इंसानों का शिकार करते हैं, लेकिन जो सोल रिपर होते हैं उनकी आत्मा काफी ज्यादा स्वादिष्ट होती है और एक बार तुम उसे खा लो तो तुम बिल्कुल भी उसके स्वाद को भूल नहीं सकते हो। और फिर हमें बताया जाता है कि ये जो तोता है वो कहीं ना कहीं इन हॉलोस से ही जुड़ा हुआ है और वो अपना नाम भी बताता है चैड को, जिसे सुन के ये लोग शक करने लग जाते हैं उस तोते के ऊपर कि कहीं ये सच में श्रापित तो नहीं है। फिर अगले ही दिन जो इचिगो था वो रुकिया से बोल रहा होता है कि यार तुमने तो मेरे सारे जितने भी जख्म थे उन्हें भर दिया। तो रुकिया बोलती है कि मैं अपने क्लास में सबसे टॉप थी इस चीजों में, तो ये जख्म भरना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उतने में ही जो इचिगो के दो और दोस्त थे वो भी वहाँ आ जाते हैं और वो रुकिया को देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि फाइनली उनके ग्रुप में एक लड़की आ चुकी है और वो इचिगो को थैंक्स कहते हैं। रुकिया उसके बचकाने दोस्तों को देख के हंस रही होती है। तभी वहाँ पे चैड आ जाता है जो कि जख्मी लग रहा होता है और वो अपने तोते को भी साथ में लाया होता है। सारे लोग उसका हाल चाल पूछते हैं तो चैड बताता है कि अरे कुछ नहीं, एक रॉड उसके ऊपर गिर गया था। उसके बाद जैसे ही वो रोड पे गया तो एक बाइकर ने उसे ठोक दिया। उसे तो कुछ नहीं हुआ लेकिन बाइकर को हॉस्पिटल उसे लेके जाना पड़ा। ये स्टोरी सुनने के बाद ये सारे लोग शॉक्ड होते हैं कि अरे यार ये चैड इंसान भी है। उतने में ही जो इचिगो और रुकिया थे चैड के तोते को भी नोटिस कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें शक हो जाता है कि इस तोते में कुछ तो गड़बड़ है। रुकिया बोलती है कि ये तोता कोई खराब स्पिरिट तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई खराब स्पिरिट जुड़ी हुई है, हमें कहीं ना कहीं इसे आजाद करना होगा। दूसरे दिन जो इचिगो था वो अपने घर में पहुंचता है जहाँ पे उसकी बहनों को वो अपने फादर के क्लिनिक में हेल्प करते हुए देखता है और वो ये चीज देख के दंग हो जाता है कि जो चैड था वो ही आया था उसके क्लिनिक में अपनी हेल्थ चेकअप करवाने के लिए और उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक लग रही थी। उसे जैसे ही चेकअप के लिए बैठाया जाता है तो उसके पीठ के ऊपर एक बड़ा सा निशान हम लोग देखते हैं जो कि एक हॉलो का ही होता है। जो रुकिया और इचिगो थे वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये तोते का ही किया हुआ है। जो रुकिया थी वो बोलती है कि ये तोते ने तो कुछ नहीं किया है, मैंने चेक कर लिया, लेकिन आसपास में एक काफी ताकतवर हॉलो को नोटिस कर पा रही हूँ और वो इस तोते से ही जुड़ा हुआ है और ये जो पीठ पे निशान है वो भी एक हॉलो ने किया है। कहीं ना कहीं इस तोते की वजह से जो इचिगो की बहन थी कारिन उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बीमार रहने लग जाती है। तभी फादर जो इचिगो के थे वो आके बताते हैं कि ये बैड न्यूज है, जो चैड था वो गायब हो चुका है अपने बेड से। तब रुकिया और इचिगो उसको ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। रुकिया इचिगो को बताती है कि हम लोग इतने आसानी से उन्हें नहीं खोज सकते क्योंकि जो हॉलोज हैं वो इंसान और सोल सोसाइटी के बीच में एक छुपी हुई जगह में रहते हैं और हम लोग आसानी से उस जगह पे बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तभी इचिगो बोलता है कि कहीं ना कहीं जो चैड है उसके साथ उसका तोता भी होगा, तो अगर हम लोग उस तोते की स्पिरिट को कैच कर ले तब हम चैड को भी ढूंढ सकते हैं। तभी इचिगो जो था वो अपनी एक टेक्निक को यूज करने लग जाता है और आसपास की जितनी भी सोल्स थी उन्हें स्कैन करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो इजीली उस तोते की स्पिरिट को पकड़ लेता है और वो बोलता है रुकिया को कि चलो मुझे उसकी पता मिल चुका है। रुकिया जो थी वो चीज को देख के काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये जो टेक्निक थी वो काफी एडवांस लेवल टेक्निक थी और रुकिया भी इसे नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं जो इचिगो है वो बॉर्न जीनियस है। दूसरी तरफ हम लोग चैड को देखते हैं जो कि उस तोते के बगल में बैठा हुआ होता है और वो तोता चैड को बोल रहा होता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो क्योंकि जो कोई भी मेरे पास आता है वो मारा ही जाता है। लेकिन जो चैड था वो दिल का काफी ज्यादा साफ था और वो तोते को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता है। तभी उसके ऊपर जो हॉलोस थे वो हमला भी कर देते हैं, तो तोते को लेकर तेजी से भागना शुरू कर देता है। तभी जो इचिगो और रुकिया थे वो भी चैड को देख लेते हैं और चैड उनको देखते ही दूसरी तरफ भागना शुरू कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनकी वजह से इचिगो और रुकिया को भी चोट लगे। जैसे इचिगो पीछा कर रहे होते हैं चैड का, तभी जो उसकी बहन कारिन थी वो भी उसे वहां दिख जाती है। तब रुकिया बोलती है कि तुम कारिन को लेके सेफ जगह पे जाओ, मैं तब तक चैड का पीछा करती हूँ। तो इचिगो ऐसा ही करता है। तभी जो कारिन थी वो रोते हुए अपने भाई को बताती है कि कल रात उसने उस पैरेट पे जो स्पिरिट ने पोजेस किया हुआ था उसका सपना देखा। दरअसल एक बच्चे ने उसे पोजेस किया हुआ है जिसकी माँ को उसके सामने ही मार दिया गया था। प्लीज बिग ब्रो उसकी हेल्प जरूर करो। अपनी बहन को इस तरीके से रोते हुए देख के जो इचिगो था वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उस आत्मा की हेल्प जरूर करूंगा। दूसरी तरफ जो रुकिया थी वो उस हॉलो के पास पहुंच जाती है जो कि चैड के ऊपर हमला कर रहा होता है और वो अपनी थोड़ी बहुत शक्तियों का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन क्योंकि उसके सोल रिपर की ताकत अभी भी लौटी नहीं थी तो वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाती है उस हॉलो का और वो जो हॉलो था वो रुकिया का मजाक उड़ाने लगता है। दूसरी तरफ जो चैड था वो तोता उसे बताता है कि जो रुकिया है उसकी जान खतरे में है, तो चैड उस तोते को वहीं पे छोड़ के रुकिया को बचाने लग जाता है। तभी उस हॉलो को पता चल जाता है कि जो रुकिया है वो भी एक सोल रिपर ही है और वो प्राउडली बताता है कि वो इससे पहले 2 सोल रिपर्स को खा चुका है जो कि इसी बच्चे को आजाद करवाने के लिए आए थे, तो अब तुम्हारी बारी है लड़की। दूसरी तरफ जो इचिगो था वो अपनी बहन को
आराम से सुला देता है। और वो इस चीज से काफी ज्यादा टेंशन में था कि जो उसकी बहन थी वो कभी भी रोया नहीं करती थी। लास्ट टाइम जो उनकी दोनों बहनें थी वो तब रोई थी जब उनकी माँ की डेथ हुई थी, और उस समय तो वो बच्ची हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो वो जिम्मेदार भी हो गई। उसकी छोटी बहन ने घर का पूरा काम संभाल लिया। साथ ही साथ जो उसकी थोड़ी बड़ी बहन थी वो बिल्कुल भी रोती ही नहीं थी। वो किसी भी सिचुएशन में टफ ही रहा करती थी। लेकिन आज उसे अपनी बहन को रोते हुए देख के काफी ज्यादा ही बुरा लग रहा है। इसलिए वो ठान लेता है कि वो अपनी बहन को रोने तो नहीं देगा, और इचिगो तेजी से उस हॉलो की तरफ भागना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अपना बदला तो चुकाना है। दूसरी तरफ जो रूकिया थी वो काफी बुरी हालत में हो चुकी थी क्योंकि उस हॉलो ने उसे पकड़ लिया होता है और उसका गेम बचने ही वाला होता है कि तभी जो अपना चैट था वो एक दे मुक्का उस हॉलो में मारता है, जिसकी वजह से जो हॉलो था दूर जाके गिरता है। और रूकिया इस चीज को देख के काफी शॉक्ड होती है। उसे लगता है कि कहीं चैट भी उस आत्मा को देख तो नहीं सकता है, लेकिन उसका डाउट क्लियर हो जाता है जब वो नोटिस करती है कि जो चैट है वो हवा में ऐसे ही मुक्के चला रहा है। लेकिन फिर भी ये काफी शॉकिंग था कि एक इंसान का मुक्का इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो हॉलो को डैमेज दे पा रहा है। जो हॉलो था वो भी नोटिस कर लेता है कि चैट उसे देख नहीं सकता, इसलिए वो उसे चिढ़ाता है। लेकिन चैट उसकी आवाज तो सुन ही सकता है, तो वो एक और मुक्का उसे दे मारता है, जिसे देख के जो रूकिया थी वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम अपने एग्जिस्टेंस पे शक करने लगती है। तभी जो हॉलो था वो स्मार्टली एक मूव चलता है, वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि अब मुझे पकड़ के दिखाओ। जो रूकिया थी वो चैट को बोलती है कि अब हम लोग उसका कुछ भी नहीं कर सकते, वो हवा में तैर रहा है। तभी जो चैट था वो बोलता है कि तुम मुझे बस उसका डायरेक्शन बताओ। तब जो रूकिया थी वो वैसा ही करती है और बगल में जो पोल गड़ा हुआ था बिजली का, चैट उसे उखाड़ लेता है सनी देओल की स्टाइल में और सीधा उस पोल से ही उस हॉलो को दे मारता है, जिससे वो जमीन पे आके गिरता है। इन दोनों को लगता है कि इसने उस हॉलो को हरा दिया। तभी जो उस हॉलो के छोटे छोटे पैक्स थे वो आके इन दोनों को पकड़ लेते हैं और ये हॉलो फिर जीत का जश्न मनाने लग जाता है। लेकिन जो चैट था वो अपने ब्रूट फोर्स से ही उन सारे मॉन्स्टर्स को हटा देता है और साथ ही साथ रूकिया को भी आजाद कर देता है। रूकिया को गोदी में उठाते हुए वो उस हॉलो की तरफ फेंक देता है। लेकिन जो हॉलो था वो चालाक निकलता है, वो कुछ लीचीज को रूकिया के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो जमीन पे आके गिर पड़ती है और फिर वो उन लीचीज को ही ब्लास्ट करवा देता है, जिससे रूकिया काफी डैमेज हो जाती है। फिर जो वो हॉलो था वो चैट को चिढ़ाने लगता है कि तुम अपने दोस्त को भी नहीं बचा सकते। उतने में ही जो उस हॉलोस के साथी थे वो उस तोते को भी वहाँ पे लेके आ जाते हैं और उसे एज एन होस्टेज ट्रीट करने लगते हैं। तभी जो चैट था वो तोते को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रूकिया उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, ये जो हॉलो है वो मेरे पीछे आया है, और वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। तभी उस हॉलो जो थे वो उसका पीछा करने लग जाते हैं और उसको काफी ज्यादा डैमेज भी देने लग जाते हैं। लेकिन रूकिया चालाक थी, वो सीधा इचिगो के डायरेक्शन में भाग रही होती है और ऐसा ही होता है, जो इचिगो था वो उस हॉलो के ऊपर हमला भी कर देता है। तभी रूकिया इचिगो की हेल्प करती है उसके सोल रिपर अवतार में उसे लाने के लिए, और जैसे ही वो ऐसा आता है तो डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन जो चैट था उसे कुछ समझ ही नहीं आता है क्योंकि वो ये चीज देख के डर चुका होता है कि जो इचिगो है उसके बॉडी ऐसे जमीन पे कैसे पड़ी हुई है, कहीं वो मर तो नहीं गया। तब रूकिया उसे बताती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम इस तोते को लेके यहाँ से चले जाओ, जो इचिगो है वो हमारे लिए उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है। इचिगो उस हॉलो से लड़ते हुए बोलता है कि कहीं तुमने ही तो उस बच्चे की माँ को उसके सामने नहीं मारा था। तब वो हॉलो बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें भी उस स्टोरी के बारे में पता चल गया। दरअसल हॉलो बनने से पहले मैं एक सीरियल किलर हुआ करता था और मैं उस बच्चे की माँ के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन सही समय पे उस बच्चे ने मेरे पैर को पकड़ लिया, जिसकी वजह से मैं बालकोनी से गिर गया और मारा गया। लेकिन उसी समय मैं हॉलो में तब्दील हो गया और मैंने कसम खा ली कि इस बच्चे से मैं बदला लेके रहूंगा। मैंने उसकी माँ को तो मार ही दिया, साथ ही साथ उस बच्चे की आत्मा को इस पैरेट के अंदर डाल दिया और फिर इस बच्चे को मैंने कहा कि अगर वो 3 महीने तक मुझसे भागने में कामयाब हो जाता है तो मैं उसकी माँ को जिंदा कर दूंगा। दरअसल ये सारी बातें हॉलो ने झूठ कही थी उस बच्चे से, क्योंकि एक मरे हुए इंसान को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता और जो अपनी सेडिस्ट डिजायर थी ये हॉलो उसे ही पूरा करना चाहता था। तभी से इस पैरेट को कोई भी अगर पालता है तो वो उसी समय मारा जाता है, क्योंकि हॉलो ही उसे मार देता है। और इस बच्चे को रोते हुए देख के उसे काफी ज्यादा मजा आता है। जब भी वो बच्चा रोया करता था अपने आप को हारते हुए देख के, तो ये हॉलो उसे बोला करता था कि क्या हुआ बच्चे, तुम्हें अपनी मम्मी से नहीं मिलना। इस चीज को सुन के जो इचिगो था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा अपने मुक्के को उस हॉलो के मुंह में घुसा देता है और उसकी जीभ को तोड़ देता है ताकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर सके, और फिर अपने तलवार को लेते हुए उसके मार्क्स के 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद एक अलग सा एक्सप्लोजन होता है और 2 हड्डी नुमा आकार के दरवाजे सामने प्रकट होते हैं और उसे अंदर ले जाना शुरू कर देते हैं। इचिगो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। तब रूकिया बताती है कि दरअसल जो हमारी तलवार है वो सिर्फ उसी हॉलो को पवित्र कर सकती है, जो कोई अगर मरने से पहले ही गुनहगार हो तो उसे नर्क के दरवाजा उसके अंदर लेके चले जाते हैं, जैसा कि अभी इस हेलो के साथ हो रहा है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ही बुरा हुआ करता था। फिर इन सभी चीजों के खत्म होने के बाद जो रूकिया थी वो उस पैरेट के पास जाती है और उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन तुम्हें सोल सोसाइटी में जाना चाहिए, वो काफी ज्यादा अच्छी जगह है। लेकिन वो पैरेट फिर भी तैयार नहीं हो रहा होता है
तभी इचिगो उसे बोलता है कि तुम ट्राई क्यों नहीं करते, क्या पता तुम्हें वहाँ पे तुम्हारी मदर भी मिल जाए। जिसे सुन के वो बच्चा खुश हो जाता है और फिर वो उस तोते से बाहर आ जाता है अपने सोल रूप में, और वो चैड को थैंक्स कहता है, क्योंकि इतनी मुसीबत होने के बावजूद एक वही ऐसा इंसान था जिसने उसे एंडिंग तक बिल्कुल भी छोड़ा नहीं। इसी के साथ वो जो बच्चा था वो सोल सोसाइटी में भी चला जाता है और प्योरीफाई हो जाता है। दूर खरी जो कारिन थी, इचिगो की बहन, वो भी इस चीज को नोटिस कर लेती है और वो अपने भाई को उस बच्चे की हेल्प करने के लिए थैंक यू भी कहती है। कुछ समय बीतती है और हमें रूकिया दिखाई जाती है जो कि रात के समय छत पर बैठ के अपने इंसानी शरीर को देख रही होती है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स को नोटिस करती है। दरअसल रूकिया एक सोल रिपर है और वो काफी समय तक इंसानी शरीर में नहीं रह सकती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए हैं। फिर सुबह हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि इचिगो के घर में इचिगो के ऊपर बात होनी शुरू हो जाती है कि आजकल इचिगो काफी ज्यादा बदला बदला सा महसूस हो रहा है, वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता है। तभी उसके फादर बोलते हैं कि हो सकता है कि वो बड़ा हो गया है, तो उसके कुछ फिजिकल नीड्स है जो कि वो कमरे में बैठ के पूरा करता है। उसी समय इचिगो भी वहाँ पे आ जाता है और वो अपने बाप को डांट लगाता है। दूसरी तरफ जो रूकिया थी वो एक अनजान जगह पे जा रही होती है और एक शॉप में दो बच्चों को वो बोलती है कि क्या तुम्हारे शॉप ओनर यहीं पे हैं? तभी वो बच्चे बोलते हैं कि लेडी, अभी तक हमारे शॉप का खुलने का टाइम नहीं हुआ है, तो क्या आप बाद में आ सकती हैं? तभी वो बोलती है कि नहीं, ये थोड़ा अर्जेंट है, उन्हें बताना कि मैं आई हूँ। तो वो उसे अंदर ले जाने लग जाते हैं, जहाँ पे हमें दो इंसान दिखाए जाते हैं और ये दो इंसान काफी ज्यादा ताकतवर भी है, जो हमें आगे चल के पता चलेगा। फिर जो अपनी प्रॉब्लम है रूकिया उस शॉप ओनर को बताती है कि किस तरीके से उसकी बॉडी अब स्टिफ होना शुरू हो गई है। तभी वो शॉप ओनर बोलता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दे सकता हूँ और एक नया शरीर भी। तब रूकिया उसे गुस्से से घूरती है। तब वो शॉप ओनर अपने सबऑर्डिनेट्स बच्चों को बुलाता है और वो बोलता है कि इस लड़की का जो पैकेज है प्लीज इसे लाके दे दो, और वो ऐसा ही करते हैं। तभी रूकिया वो पैकेज को यहाँ से लेके जाने लग जाती है। तभी वो शॉप ओनर बोलता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करो, क्योंकि तुम ज्यादा समय तक सोल सोसाइटी को बेवकूफ बना के नहीं रह सकती। फिर कुछ समय बाद हमें रूकिया दिखाई जाती है जो कि कुछ करने के बाद अपने शरीर को फिर से नॉर्मल कर ली होती है और वो स्कूल में आते हुए अपने शरीर को फ्लॉन्ट भी करती है और लड़के देख के खुश हो जाते हैं। तभी वो इचिगो को नॉक कर देती है और उसे घसीटते हुए वहाँ से लेके चली जाती है। दूसरी तरफ लाके वो इचिगो को बताती है कि ये एक कैंडी मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ और इसकी खास बात यह है कि जैसे ही तुम इस कैंडी को खाओगे तो तुम्हारी जो सोल है वो तुम्हारे बॉडी से बाहर आ जाएगी और एक नकली सी सोल तुम्हारे ओरिजिनल बॉडी में चली जाएगी, जो कि एक्टिंग करेगी तुम्हारी तरह, जिससे तुम एक ही समय पे दो जगह हो सकते हो और अपने सोल रिपर वाले ड्यूटी को भी कंप्लीट कर सकते हो। तभी जो इचिगो था वो बोलता है कि आखिरकार ये जो बोतल है वो डक की शेप में क्यों है? तब रूकिया बोलती है कि अरे मुझे तो ये बनी शेप में चाहिए था, लेकिन अब मुझे डक की शेप का मिला तो मैं क्या करूं? जिस पे इचिगो समझ जाता है कि रूकिया को बनीज बहुत पसंद है, तो रूकिया गुस्सा हो जाती है कि ये सब बात करने का ये अभी सही समय नहीं है। तभी जो इचिगो था वो उस पिल को खा लेता है। उतने में जो उसकी सोल रिपर वाली रूप थी वो उसके बॉडी से बाहर निकलने लग जाती है। फिर जो फेक सोल थी वो भी इचिगो के बॉडी को कंट्रोल कर लेती है और फिर रूकिया और इचिगो उसे ऑर्डर देते हैं कि आखिरकार उसे पूरे दिन क्या करना है और इस चीज के लिए वो तैयार भी हो जाता है। तभी रूकिया इचिगो को घसीटते हुए उनके मिशंस कंप्लीट करने के लिए लेके चली जाती है और इनके जाते ही जो फेक सोल इचिगो के बॉडी में आई थी वो अपना असली रंग दिखाने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें वही शॉप दिखाया जाता है जहाँ से रूकिया इस प्रोडक्ट को लेके आई थी और वहाँ पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट था वो डिफेक्टिव पीस में से उस बच्ची ने निकाल के दे दिया होता है रूकिया को, जिसे सुनने के बाद जो उस बच्ची का भाई था वो उसे काफी ज्यादा बुली करना शुरू कर देता है और बोलता है कि तुम हमेशा गड़बड़ी करती हो। तभी उस शॉप का ओनर जो था वो बोलता है कि हमें जल्द से जल्द इस चीज को ठीक करना होगा, क्योंकि वो जो सोल है वो काफी ज्यादा तबाही भी ला सकती है। दूसरी तरफ वो जो फेक सोल थी वो इचिगो को बॉडी में स्ट्रेचिंग करना शुरू कर देती है और वो स्ट्रेचिंग करते हुए एक जोरदार लात लोहे पे भी दे मारती है, जिससे वो लोहा ही टूट जाता है। जिससे पता चलता है कि ये जो सोल है काफी ज्यादा ताकतवर भी है और वो फिर बड़े बड़े जंप्स भी लगाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हमें इचिगो की क्लास दिखाई जाती है जहाँ पे ओरिही में आराम से लंच कर रही होती है और अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। उतने में जो इचिगो के अंदर आत्मा थी वो एक जोरदार जंप लगाते हुए अपने क्लास में खिड़की की तरफ से आ जाती है, जिसे देख के ओरिही की जो दोस्त थी वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारी जो क्लास है वो काफी ज्यादा ऊंचाई पे है। तभी वो जो आत्मा थी एक रोमियो की तरह एक्ट करती है और बोलती है कि तुमने तो देख ही लिया है ना, और वो एक के बाद एक लड़कियों पे लाइन मारना शुरू कर देता है और उनके साइजेस पता करने लगता है। दूसरी तरफ जो इचिगो था उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया होता है और उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ का एहसास हो रहा होता है, जो कि सच होती है। जो इचिगो के अंदर की आत्मा थी वो डायरेक्टली ओरिहिमे के पास पहुंच जाती है और उसे काफी अच्छे तरीके से लाइन मारना शुरू कर देती है। वो ओरिहिमे का हाथ को लेके चूमने भी लग जाती है। तभी जो उसकी फ्रेंड थी वो बीच बचाव करती है और उसे एज एन बॉडीगार्ड प्रोटेक्ट करती है। तभी जो इचिगो के अंदर की आत्मा थी वो उसकी
दोस्त के ऊपर भी लाइन मारना शुरू कर देती है, जिससे उसकी दोस्त भी थोड़ा बहुत ब्लश करने लगती है। दूसरी तरफ अपने काम को खत्म करके रुकिया और इचिगो तेजी से भागते हुए उसकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि उसके क्लास में से एक बेंच खिड़की तोड़ते हुए नीचे गिर रहा होता है। हमें बताया जाता है कि जो इचिगो था उसने ओरिहिमे के बॉडीगार्ड के ऊपर भी पुच्ची दे दी होती है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और सारी लड़कियां भी ये देख के काफी डर गई होती है, क्योंकि अभी वो बहुत ही ज्यादा बीस्ट रूप में लग रही होती है। वो और भी हमला करती कि उतने ही देर में जो इचिगो था वो भी वहां पे आ जाता है। इचिगो कुछ कर पाता कि उतने ही देर में जो फेक इचिगो था वो उसके ऊपर जोरदार लात घूंसे मारना शुरू कर देता है और इचिगो अपने आप को बिल्कुल भी बचा नहीं पा रहा होता है, क्योंकि अगर वो कुछ हमला करेगा तो कहीं उसके ही बॉडी पे कुछ चोट ना आ जाए। दूर खड़े सारे लोग को ये चीज अजीब सी लगती है, क्योंकि उनके लिए तो इचिगो हवा में ही लाते घूंसे चला रहा होता है और उन्हें लगता है कि इचिगो पागल हो गया है। कहीं ना कहीं जो ओरिहिमे थी उसे ऐसा एहसास हो जाता है कि जो इचिगो है वो असली वाला उनके सामने नहीं है, और वो अपने दोस्तों को भी बता देती है कि ये असली इचिगो नहीं है। उतने में जो इचिगो था फेक वाला वो खिड़की से कूदते हुए यहाँ से भागना शुरू कर देता है, और जो रुकिया और इचिगो थे वो भी इस चीज को देखते हैं। तभी रुकिया को भी पता चल जाता है कि जो इचिगो के शरीर में अभी आत्मा गई है वो एक डिफेक्टिव पीस है, और जैसे ही इचिगो को ये चीज पता चलती है कि उसने क्या क्या कांड किया है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसने डायरेक्टली ओरिहिमे को पुच्ची भी दे दी होती है, जिससे वो काफी ज्यादा एकदम शर्माते हुए बोलता है कि अरे यार उस आत्मा ने एक दिन में मेरी बनाई हुई इमेज की धज्जियां उड़ा के रख दिया। तभी इचिगो रुकिया से पूछता है कि आखिरकार ये डिफेक्टिव सोल क्या चीज है। तब रुकिया बताती है कि काफी समय पहले जो सोल सोसाइटी थी उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें वो एक ऐसे सोल्स को क्रिएट करते थे जो कि काफी ज्यादा कॉम्बैट में ताकतवर हुआ करते थे, और वो उन सारे सोल्स को मरे हुए लोगों की बॉडीज में डाल दिया करते थे, जो कि फिर जाके हॉलो से लड़ाई किया करते थे। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया और सारे जितने भी डिफेक्टिव सोल्स थे उन्हें बर्बाद कर दिया गया। लेकिन वो इस चीज से शॉक्ड है कि अभी तक एक डिफेक्टिव सोल इतने अच्छे कंडीशन में कैसे बचा हुआ है। इन सारे स्टोरीज को सुन के जो इचिगो था उसे भी बुरा लगता है उन सारे डिफेक्टिव सोल्स के लिए, और वो सोचता है कि ये क्रिएटर जो था वो काफी ज्यादा बुरा था। जब तक उसे काम था उन सारे डिफेक्टिव सोल्स की, तब उसने उनका काम लिया, और जैसे ही काम बिगड़ने लगा तो उसने उसे मार दिया। अभी वो कैसा फील कर रहा होगा उसके बॉडी में आने के बाद। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो जो डिफेक्टिव सोल था वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है इचिगो के शरीर में। यही सब खेल कूद में वो जो फेक इचिगो था वो नोटिस करता है कुछ बच्चों को गेम खेलते हुए, और वो एक जो बच्चा था वो बोलता है कि अब मैं अपने जो कैरेक्टर है उसको डिलीट करने वाला हूँ, क्योंकि इस कैरेक्टर का अब मेरे पास कोई भी काम नहीं है। जिसे सुन के जो इचिगो था फेक वाला वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिफेक्टिव सोल थी उसे इसकी स्टोरी अपने जैसी लगती है कि कैसे उसके क्रिएटर्स ने उसे क्रिएट किया, लेकिन जैसे ही काम नहीं बना तो उसे डिलीट भी कर दिया। तो इसलिए गुस्से में वो उस बच्चे के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी जो इचिगो था वो सामने आके उसके अटैक को रोक लेता है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि जितने भी शॉप ओनर्स थे वो आपस में तैयारी करने लग जाते हैं, क्योंकि उसे जो डिफेक्टिव इचिगो की आत्मा थी उसे खत्म करने जाना था। साथ ही साथ जो बच्ची थी जिसकी गड़बड़ की वजह से ये सारा चीज हुआ था वो माफी भी मांग रही होती है, लेकिन जो शॉप ओनर था उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, इतनी छोटी छोटी गलतियां तो होते रहती हैं। फिर ये सारे लोग निकल जाते हैं। उतने में ही हमें इचिगो और फेक इचिगो के बीच में लड़ाई भी दिखाई दे रही होती है। दोनों में घमासान लड़ाई तो हो रही होती है, लेकिन जो रुकिया थी उसे फिर से एक हॉलो के होने की एहसास होती है और उसे इस नोटिफिकेशन के पीछे जाना पड़ता है, और इचिगो को भी अपने फेक इचिगो को छोड़ के यहाँ से जाना पड़ता है। जो फेक इचिगो था वो इस चीज से ही चिड़ा हुआ था कि किस तरीके से ये लोग अभी मुझे ही गलत मान रहे हैं, जबकि मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ। उतने में ही उसे भी एहसास होता है कि कोई हॉलो यहाँ पे आया हुआ है और वो उन बच्चों पे अटैक कर रहा है जिन पे अभी वो गुस्सा हुआ था। फिर वो सोचने लग जाता है कि क्या उसे इन सारे बच्चों को बचाना चाहिए या फिर मरने देना चाहिए। दूसरी तरफ हम उन बच्चों को आराम से बैठा हुआ देखते हैं, और उन्हें तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक हॉलो उनके ऊपर अटैक करने वाला है और उनकी बत्ती गुल होने वाली है। और वो हॉलो जैसे ही इनके ऊपर अटैक करता उतने में ही जो फेक इचिगो था वो उस हॉलो पे अटैक कर देता है और इन बच्चों को सही समय पे बचा लेता है। उस भगदड़ में उन बच्चों को भी पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो भी भागना शुरू कर देते हैं। फिर जो फेक सोल था इचिगो की वो लड़ाई करने लग जाता है उस हॉलो से, लेकिन उस पे हॉलो भारी पड़ने लग जाता है। एक जगह वो जाके कोने में फंस जाता है। तभी जो इचिगो और रुकिया थे वो भी वहाँ पे आ जाते हैं, और इचिगो इस चीज को देखता है कि किस तरीके से फेक सोल उस हॉलो से लड़ रहा है, तो सही समय पे आके वो उसे हॉलो से बचा लेता है। जिसपे हॉलो इचिगो से पूछता है कि तुम मुझे बचाने क्यों आए, मैं तो तुम्हारा दुश्मन था ना। लेकिन इचिगो बोलता है कि ये ढक्कन, मैं तुझे नहीं बचा रहा, यहाँ देख तू मेरे शरीर के अंदर है और मेरे शरीर को डैमेज पहुंचा रहा है, इसलिए मैं अपने शरीर को बचा रहा हूँ। इतने में इन दोनों के ऊपर छुप के जो हॉलो था वो अटैक करने वाला होता है, और ये लोग तो अपने ही वर्बल फाइट में इंगेज थे, लेकिन सही समय पे ये दोनों हॉलो के ऊपर ही अटैक कर देते हैं और बहुत ही ज्यादा हॉलो पे अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। जो इचिगो था वो एक ही स्लाइस में हॉलो की हालत पतली कर देता है और वो हॉलो दूसरी तरफ गिरना शुरू कर देता है। ये चीज फेक इचिगो नोटिस कर लेता है और उसे पता चलता है कि उसी साइड तो वो बच्चे भी हैं, तो तेजी से जाता है उस हॉलो को मारने के लिए ताकि वो उन बच्चों के ऊपर ना गिरे, और एक
लात में ही वो हॉलो की बत्ती गुल कर देता है। लेकिन इतने में ही जो फेक इचिगो था वो जमीन में नीचे गिरने लगता है छत से। सही समय पे इचिगो उसे बचा लेता है और उसे बोलता है कि तू इतना रेकलेसली मेरे बॉडी में रहते हुए बिहेव नहीं कर सकता, मेरी बॉडी खत्म भी हो सकती है। और वो गुस्सा करता है। लेकिन इचिगो फिर नोटिस करता है कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो अपनी टीचर्स को ये सारे इंसिडेंट्स के बारे में बता रहे होते हैं। तो इचिगो समझ जाता है कि ये जो फेक सोल है वो असल में बच्चों को बचा रहा था। और इचिगो इस चीज के लिए इससे भी पूछता है कि आखिरकार उसने इन बच्चों को क्यों बचाया। तो फेक सोल बताता है कि मैं किसी को भी इस तरीके से मरने नहीं दे सकता। इचिगो भी समझ जाता है कि ये फेक सोल भले ही फेक सोल है बट इसके अंदर अच्छी आत्मा है। फिर फेक सोल बताना शुरू करता है कि तुम्हें पता भी नहीं होगा कि मैंने कितना दुख देखा है। जब हमें बनाया गया था उसी समय पे हमें डिस्ट्रॉय करने का भी ऑर्डर दे दिया गया। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं कितना ज्यादा डर डर के रहा करता था। मेरे आंखों के सामने मेरे जितने भी दोस्त थे वो सारे मारे जा रहे थे। मैं किसी तरीके से अपनी मौत का इंतजार कर रहा था डर डर के। लेकिन लास्टली मुझे मौका मिला और मैं फैक्ट्री से भाग गया। मैं हर समय डर डर के ही रह रहा था और मुझे इस चीज से बहुत ही ज्यादा नफरत हो गई थी कि कोई मेरे मौत का फरमान ऐसे ही कैसे निकाल सकता है और कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि मैं कब मरूंगा। उसी दिन से मुझे इस चीज से भी चिढ़ मच गई कि कोई भी बिना बात के मरेगा नहीं। तो मैं उसी दिन से लोगों को बचाने का भी सोच के रखा हुआ। उतने में जो शॉप ओनर था वो भी वहाँ पे आ जाता है और वो इस चीज से शॉक्ड होता है कि इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी ज्यादा लड़ाई नहीं हुई और ये लोग शांति से बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए वो एक स्टिक का यूज करते हुए उस आत्मा को इचिगो की बॉडी से निकाल देता है और फिर उस पिल को वहाँ से लेके जाने लगता है। तभी जो इचिगो था वो बोलता है कि हे तुम इस पिल के साथ क्या करोगे। तो शॉप ओनर बोलता है कि जो इसके साथ होना चाहिए था मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी जो रुकिया थी वो भी वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है कि तुम इन शॉप ओनर्स को बिल्कुल भी नहीं जानते हो इचिगो, ये एकदम लालची है। और फिर वो शॉप ओनर को बोलती है कि तुम तो वैसे भी सोल सोसाइटी के रूल्स नहीं मानते हो ना, तो तुम ये पिल को हमें ही दे दो, इसे ले जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तब वो शॉप ओनर बोलता है कि आगे चल के अगर तुम्हें कोई भी मुसीबत हुआ तो तुम फिर मुझे मत बोलने आना। और फिर उस पिल को रुकिया सीधा इचिगो को दे देती है। इसी के साथ ये लोग अपने घर की तरफ शाम में जाने लग जाते हैं और इचिगो जब अपनी बॉडी में आता है तो वो देखता है कि किस तरीके से उस फेक सोल ने इसकी बॉडी की बैंड बजा के रखी हुई है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है उस पिल पे चिल्लाते हुए। और रुकिया भी इस चीज को नोटिस कर रही होती है। तभी वो बोलती है कि तुम इस पिल पे चिल्ला के कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हें इस पे गुस्सा निकालना ही है तो इसे एक डेड बॉडी के अंदर डाल दो। तभी जो इचिगो था वो एक डेड बॉडी अगल बगल में खोजने लग जाता है। लेकिन अब उसे रोड पे कहीं पड़ा हुआ डेड बॉडी थोड़ी ही मिलेगा। उतने में उसे कचड़े में एक टूटा हुआ शेर का खिलौना दिखता है तो उसके अंदर ही वो पिल डाल देता है, जिसकी वजह से वो जो फेक सोल था वो एक शेर के खिलौने में आ जाता है और उसके अंदर जान आ जाती है। और फिर वो आते ही इचिगो को चैलेंज कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो इचिगो था वो कहीं ना कहीं इस चीज से खुश था कि ये फेक सोल की जान बच चुकी है। इसी के साथ ये जो फेक सोल था वो साथ ही में रहने लग जाता है इचिगो के। और रुकिया भी अब तो उसी के घर में रहती थी तो ये तीनों ही साथ में रह रहे होते हैं। कहीं ना कहीं जो इचिगो की बहन थी उसे भी शक हो रहा होता है कि इचिगो कुछ ना कुछ तो उससे छुपा रहा है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करती है और फिर उसे बोलती है कि हे तुम्हारे जो दोस्त हैं वो तुम्हें स्कूल ले जाने के लिए आए हुए हैं। तभी जो इचिगो था वो तेजी से तैयार होता है और फिर भागता है अपने स्कूल की तरफ। लेकिन उतने में उसे डेट अपने घड़ी में दिखता है तो वो कुछ सोचने लग जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में जो ओरी में थी वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर रही होती है कि आखिरकार वो लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और वो इस चीज को पेंटिंग में उतार रहे होते हैं। उतने में ही जो ओरीहिमे की दोस्त थी वो नोटिस करती है कि इचिगो अपने दोस्तों के साथ खड़ा तो जरूर है क्लास में बट वो खोया खोया सा लग रहा है। और वो ओरीहिमे को बताती है कि तुम लिख के ले लो। जो इचिगो है वो अपने अंदर के दुख को छुपा रहा है और वो कहीं ना कहीं कल बिल्कुल भी नहीं आएगा स्कूल। फिर शाम हो जाती है जहाँ पे अपने कमरे में आने के बाद इचिगो रुकिया से बोलता है कि क्या मैं बस कल के लिए अपनी सोल रिपर की नौकरी से छुट्टी ले सकता हूँ। जिसपे जो रुकिया थी वो स्ट्रेट अवे उसे मना कर देती है और बोलती है कि ये कोई जॉब ऐसी नहीं है जिसपे तुम छुट्टी ले सको। जिसपे इचिगो शांत होते हुए उसे बताता है कि कल ही वो दिन था जिस दिन मेरी मॉम मारी गई थी, या तो मैं कहूँ उन्हें मार दिया गया था। फिर रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जो इचिगो है वो सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसकी माँ की मौत का मंजर उसे आज भी बहुत ही हॉन्ट करता है और वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें सोल सोसाइटी दिखाया जाता है जहाँ पे सोल रिपर्स आपस में बात कर रहे होते हैं और एक सोल रिपर को बोला जाता है कि तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में जाके रुकिया कुचिकी को ढूंढो क्योंकि रुकिया जो है वो जरूरत से ज्यादा ह्यूमन वर्ल्ड में रह चुकी है। तुम्हें पता लगाना है कि आखिरकार वो कर क्या रही है और जरूरत पड़े तो तुम फुल फोर्स का भी यूज कर सकते हो। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और जो इचिगो की फैमिली थी वो सिमेट्री में जा रही होती है क्योंकि उनकी मदर के आज डेथ एनिवर्सरी था तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तो जा ही रहे होते हैं। जिसपे जो इचिगो था वो तो थोड़ा उदास लग रहा होता है और उनकी दोनों बहनें भी उदास लग रही होती है। तो इन लोग का ऐसे उदास देखते हुए जो इसके फादर थे वो इन्हें चीयर अप करने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे इरिटेट होके जो इचिगो की बहन थी वो अपने फादर को एक लात दे मारती है। दरअसल यहाँ जो इचिगो के फादर थे वो काफी ज्यादा अपने आप को चीयरफुल दिखाते थे ताकि उनके जो बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल भी बुरा ना लगे। धीरे धीरे ये लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं। उतने में इचिगो नोटिस करता है कि रुकिया भी इनकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे आ चुकी होती है, लेकिन इचिगो डर जाता है क्योंकि वो अपनी बहनों को रुकिया के बारे में बिल्कुल भी बताना नहीं चाहता था। इचिगो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि रुकिया के बारे में उसकी बहनों को पता चले, लेकिन उसकी बहन बोलती है कि क्या तुम उसे जानते हो। जिस पे इचिगो बोलता है कि नहीं नहीं मैं उसे नहीं जानता। लेकिन इचिगो की बहन
पहचान लेती कि रुकिया ने तो उसी की ड्रेस पहनी है, तो इचिगो तेजी से रुकिया के पास चला जाता है और उसे समझाने लगता है कि तुम यहाँ पे क्यों आ गई। तब रुकिया बोलती है कि तुम यहाँ से दूर तो आ गए हो और आज की छुट्टी भी मांग ली है, लेकिन अगर हॉलो ने अटैक कर दिया तो मैं तुम्हारा सपोर्ट कर पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। वैसे तुम मुझे एक चीज बात बताओ, जैसा कि तुमने बताया था कि तुम्हारी माँ को मारा गया था, ना कि वो नेचुरल डेथ से मरी थी, और तुम जैसा बचपन से ही स्पिरिट्स को देखते आ रहे हो, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी मदर को भी हॉलो ने ही मारा है। जिसपे इचिगो बिल्कुल भी कुछ भी कहना नहीं चाहता था और वो बोलता है कि नहीं, मैं इस पे कुछ भी नहीं कहूंगा। तो रुकिया बोलती है कि दरअसल वो हॉलो तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मदर तुम्हें बचाते हुए मारी गई। तो इचिगो बोलता है कि प्लीज इस पे कुछ भी मत बोलो, ये ऐसा कुछ भी नहीं था, दरअसल मेरी माँ को मैंने ही मारा था। और ये बोल के वो वहाँ से उदास होते हुए चला जाता है। दूसरी तरफ जो ओरिजिमे की दोस्त थी उसे स्टोरी बता रही होती है कि किस तरीके से इचिगो बचपन में उसी के डोजो में साथ में आया करता था, और वो बचपन में अपनी मदर के साथ डोजो में आया तो करता था, बट वो काफी कमजोर हुआ करता था और एक ही मुक्के में मेरे ढेर हो जाया करता था और रोने लगता था। लेकिन जब भी उसकी मदर उसके सामने आती थी तो वो हंसने लगता था, चाहे वो कितने भी दर्द में रहे, वो अपनी मदर के सामने हमेशा स्माइल किया करता था। लेकिन फिर कुछ समय बाद हमें पता चला कि इचिगो की माँ किसी हादसे में मारी गई, और उनकी मौत के अगले दिन इचिगो स्कूल भी नहीं आया। मैं जब उसे ढूंढने के लिए गई तो मैंने इचिगो को एक नदी किनारे रोता हुआ पाया, जहाँ पे उसकी माँ की मौत हुई थी। वो हमेशा से अपने आप को ही गुनहगार मानता था अपनी माँ के मौत के लिए, और ये सारा स्टोरी बताते हुए ओरिहिमे की दोस्त भी रोने लगती है। दूसरी तरफ हम लोग रुकिया को देखते हैं, जिसे अचानक से किसी सोल रिपर की प्रेजेंस का एहसास होता है और वो उसे ढूंढते हुए चली जाती है। जो पीछे फेक इचिगो था वो भी इस चीज को महसूस कर रहा था और वो तेजी से इचिगो को इसके बारे में बताने के लिए चला जाता है। फिर हमें इचिगो दिखाया जाता है जो कि आज भी उस पल को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से उसकी माँ की मौत हुई थी। दरअसल जब इचिगो अपने डोजो से शाम के समय अपनी माँ के साथ घर जा रहा होता है तो उसे अचानक से नदी किनारे एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है और वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद का उसे याद नहीं। बस उसे जब होश आया तो उसने देखा कि उसकी माँ उसे बचाते हुए मारी गई है। दूसरी तरफ जो इचिगो की बहन थी वो प्रेयर कर रही होती है अपनी मदर के ग्रेव के सामने, और जो छोटी बहन थी वो रोना शुरू कर देती है, जिसपे बड़ी बहन बोलती है कि अब माँ को मरे हुए थोड़ा टाइम हो चुका है और हम लोग बड़े भी हो गए, तो हमें स्ट्रॉन्ग रहना होगा। जो इचिगो के फादर थे वो भी अपनी बेटियों को हंसाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग रुकिया को देखते हैं जो कि सोल रिपर से बात कर रही होती है, और सोल रिपर उसे पहचानते हुए बोलता है कि तुम वही फेमस रुकिया कुचिकी हो ना, जो कि कुचिकी फैमिली से आती है। लेकिन रुकिया को उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था, तो बताता है कि तुम कुचिकी फैमिली से आती हो, साथ ही साथ काफी टैलेंटेड भी हो। मैं तुम्हारे कॉलेज में 2 साल सीनियर था, लेकिन फिर भी जो रुकिया थी उसे पहचानती नहीं है। तो बोलता है कि अरे यार मुझे याद करो, मैं भी थोड़ा बहुत पॉपुलर हुआ करता था। उसके इतना बोलने पे लास्टली जो रुकिया थी उसे पहचान लेती है। तभी वो हंसते हुए फिर सीरियस मुंह बनाता है कि रुकिया, अब सोल अकेडमी वाले लोग तुम्हारा और इंतजार नहीं कर सकते हैं। वो जानना चाहते हैं कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या तुम उस ऑरेंज बाल वाले लड़के पे प्यार में गिर चुकी हो। उतने में ही जो इचिगो था वो वहाँ पे आ जाता है और वो उस आदमी से बोलता है कि तुम यहाँ पे आखिरकार कर क्या रहे हो, और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वो रुकिया का सब्स्टिट्यूट सोल रिपर है। इस सब्स्टिट्यूट सोल रिपर के बारे में सुनते ही जो सोल रिपर आया था वो सीरियस मुंह बना लेता है और बोलता है कि ये एक क्राइम है और इसकी सजा अब रुकिया को मिलती ही रहेगी, और वो सीधा अटैक करने के लिए रुकिया की तरफ बढ़ जाता है। समय रहते जो इचिगो था वो सोल पिल खाते हुए अपने सोल रिपर के रूप में आ जाता है और उस आदमी का अटैक को रोक लेता है। वो ये चीज देखते ही काफी शॉक्ड होता है कि एक ह्यूमन होते हुए वो तेजी से सोल रिपर रूप में आ गया, काफी इंटरेस्टिंग हो तुम। फिर इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है कि तभी जो रुकिया का फोन था उसके ऊपर एक पावरफुल हॉलो के आसपास होने की नोटिफिकेशन आती है और वो इस चीज को फील करती है। तभी जो ये दोनों थे वो भी फाइट रोकते हुए वो चीज देखने लगते हैं और इन्हें भी लगता है कि हाँ ये हॉलो काफी ताकतवर है। तभी इचिगो इस हॉलो की तरफ जाने लगता है रुकिया के साथ और फिर रास्ते में बोलता है रुकिया को कि तुम जानना नहीं चाहती कि आखिरकार मेरी मदर का डेथ कैसे हुआ था। तभी रुकिया बोलती है कि अभी वो सब बात करने का सही समय नहीं है, वैसे भी तुम इस बात को बताने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम खुद से अपने इच्छा अनुसार मुझे ये चीज बताओगे। अभी के लिए जो हॉलो है वो हमारा मेन टारगेट है। दूसरी तरफ जो सोल रिपर आया था रुकिया को पकड़ने के लिए वो सोच रहा होता है कि आखिरकार अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो इन दोनों अच्छे लोगों को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता है। दूसरी तरफ जो हॉलो था उसने इचिगो की दोनों बहनों को अपने कब्जे में ले लिया था और वो एज एन बेट इन दोनों को यूज करना चाहता था। इसका मतलब है कि शुरू से ही वो इचिगो को पहचान रहा था और साथ ही साथ उसकी बहनों के बारे में भी जान रहा था। कहीं ना कहीं शुरू से इस हॉलो का जो टारगेट है वो इचिगो ही है और ये इतना स्मार्ट है कि वो ट्रिक्स का यूज करते हुए जो सोल रिपर है उनको मारता है, जिससे जो इचिगो था वो बाकी सारे लोगों के साथ अपनी बहन के सामने आ जाता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। उतने में वो जो हॉलो था उसका शकल भी दिखाया जाता है हमें, जो
कि एक मार्क्स के टाइप का दिख रहा होता है। वो इचिगो को देखते हुए हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुमने भले ही अपनी एक बहन को बचा लिया हो, लेकिन मेरे पास दूसरी भी है और तुम उसे कैसे बचाओगे। उतने में ही रुकिया और जो दूसरा सोल रिपर था वो भी वहाँ पे आ जाता है। तभी वो जो हॉलो था वो सामने एक लड़की को भी खड़ा कर देता है और इचिगो उसे देख के एकदम शॉक्ड होता है, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसको बचपन में उसने बचाने का ट्राई किया था और जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो गई थी। फिर जो रुकिया थी वो बताती है इचिगो को कि ये जो हॉलो है वो जाना ही जाता है अपने ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, क्योंकि ये काफी तरीके के छलावा का यूज करता है सोल रिपर्स को मारने के लिए। और ये जो लड़की है वो बस एक डॉल है इसकी, जिसे ये ट्रिक करता है पवित्र सोलो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ये कभी भी डायरेक्टली अटैक नहीं करता है। और तो और ये जो हॉलो है वो पिछले 50 सालों से सोल रिपर्स को अपना शिकार बनाते हुए आ रहा है और ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है इस चीज में। तभी जो हॉलो था उसे भी याद आ जाता है कि किस तरीके से 6 साल पहले उसने इचिगो की मॉम को मार डाला था, क्योंकि वो दरअसल इचिगो को फंसाना चाहता था अपने इस ट्रिक से। लेकिन जब इचिगो वहाँ पे आया तब उसकी मदर ने उसकी जान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और तब वो उसकी मदर की आत्मा को खा के वहाँ से चला गया था। इन सारे स्टोरीज को सुन के जो सोल रिपर आया था इनके साथ वो भी काफी ज्यादा बुरा फील करने लगता है कि किस तरीके से ये जो हॉलो है वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता है और भद्दे ट्रिक्स का यूज किया करता है। फिर जो इचिगो था वो इस चीजों को याद करते हुए गुस्सा हो जाता है और सीधा उस हॉलो पे अटैक कर देता है। लेकिन जो हॉलो था उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो सीधा उसकी बहन कारिन को खाने की कोशिश करने लगता है, जिसको बचाने के लिए इचिगो उसकी तरफ बढ़ता तो है लेकिन वो हॉलो उसे ही पकड़ लेता है। जो रुकिया थी वो अपने पैरालाइजिंग टेक्निक का यूज करती है उस हॉलो पे, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि ये हॉलो काफी ज्यादा ताकतवर था। तभी जो इचिगो था वो देखता है कि उसकी बहन अब मारे जाने वाली है, तो वो जोरों से नो नो चिल्लाने लगता है ताकि उसकी बहन को छोड़ के ये हॉलो उसी को खा ले। लेकिन ऐसा नहीं होता। सही समय पे जो सोल रिपर था वो आके इचिगो की बहन को बचा लेता है और जो इचिगो था वो भी अपने आप को छुड़ा लेता है। जो हॉलो था वो गुस्सा हो जाता है इस चीज से और वो डायरेक्टली फिर से अटैक करता है कारिन के ऊपर, जिसे इचिगो बताने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता है। सही समय पे जो दूसरा सोल रिपर था वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है और कारिन को बचा लेता है। जो इचिगो था वो मन में सोचता है कि क्यों, आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया, और वे डायरेक्टली चीज उस सोल रिपर से भी पूछ लेता है, जिसपे वो बताता है कि सोल रिपर्स का काम जो होता है वो हॉलोस को मारना तो होता ही है, साथ ही साथ इनोसेंट सोल्स की जान बचाना भी होता है, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इतना बोलते हुए वो सीधा बेहोश हो जाता है। तभी जो रुकिया थी वो उसके पास जाती है और उसे छूते हुए उसका कंडीशन बताती है कि टेंशन मत लो, ये जिंदा ही है, बस इस समय ये ढक्कन यहाँ पे सो गया है। इस मौके का फायदा उठाते हुए जो फेक इचिगो था वो इचिगो की दोनों बहनों को लेकर यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो भी जानता था कि ये जो हॉलो है वो काफी चालाक है और वो उस इचिगो की बहनों को यूज करते हुए काफी ट्रिक्स एंड काफी सारे ट्रिक्स खेलेगा। दूसरी तरफ जो इचिगो था वो काफी ज्यादा गुस्सा था और वो रुकिया को डायरेक्टली बोलता है कि अब इस हॉलो से मेरी जो फाइट होगी उसके बीच में तुम मत आना, ये मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन जो इचिगो था वो इतना ताकतवर नहीं था कि वो इस हॉलो से लड़ पाए और वो उसे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। तभी वो हॉलो बोलता है कि तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो, इतने नए सोल रिपर होते हुए तुमने मुझसे लड़ने का ठान लिया और तुम हेल्प भी नहीं ले रहे अपने दोस्तों की, तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हुए बच्चे। जो रुकिया उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है लेकिन इचिगो फिर भी मना कर देता है। तभी जो वो हॉलो था वो एक डर्टी ट्रिक खेलता है, वो अपने सामने जो डॉल थी उसका शक्ल इचिगो की मदर पे बना देता है, जिसे देख के इचिगो काफी दंग हो जाता है और वो सच में उसके ट्रिक्स में फंसने लगता है। वो हॉलो बोलता है कि हर इंसान और सोल रिपर के लाइफ में एक ऐसा आदमी होता ही है जिसको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकता और मैं उसी का फायदा उठाते हुए बरसों से सोल रिपर और इंसानों का खात्मा करते आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कितना भी इस चीज को नकार लो लेकिन तुम कभी भी अपनी मदर के ऊपर अटैक नहीं करोगे। दूर खड़ी रुकिया भी इस चीज को समझ जाती है कि किस तरीके से इचिगो के अंदर इस चीज का अभी भी गिल्ट भरा हुआ है कि वो अपनी मदर को बिल्कुल भी बचा नहीं पाया था और अब इस फाइट के बीच में वो उसका साथ इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि उसकी प्राइड और उसका जो बदला है वो बीच में आ रहा है और वो बिल्कुल भी इसके बीच में आते हुए किसी को नहीं चाहता है, तो वो भी इचिगो के लिए प्रे करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जो सोल रिपर था वो भी अब नींद से उठ चुका होता है और वो सीधा हॉलो के डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देता है। जो हॉलो था वो इचिगो का काफी फायदा उठा रहा होता है, उसकी मदर के शक्ल को एकदम उसके पास लेके आ जाता है और उसे स्टैब भी कर देता है, लेकिन इचिगो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसकी मदर जो थी वो उसके लिए काफी ज्यादा प्यारी थी और वो बिल्कुल भी उन पे अटैक नहीं कर सकता था। लेकिन अचानक से जब इचिगो की हालत काफी ज्यादा नाजुक हो गई थी तभी जो हॉलो का डॉल था वो चमकना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से जो इचिगो की माँ का असली आत्मा थी वो बाहर निकलती है और ये चीज रुकिया और वो सोल रिपर भी दूर खड़े हुए देख रहे होते हैं कि आखिरकार ये स्ट्रेंज चीज कैसे हो सकती है। इसकी मदर के थॉट्स इतने ज्यादा पावरफुल थे और इतने ज्यादा प्योर थे कि उसने इस हॉलो के पापी डॉल को भी पार कर दिया और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए बाहर आ गई। ये सच में काफी ज्यादा रेयर है। हो सकता है कि जब इचिगो की मॉम मारी गई थी तब उनके थॉट्स इसी डॉल में कैद हो गए थे। इचिगो की मॉम उसे बोलती है कि मेरे बच्चे, मैं तुमसे और हमारी फैमिली से बहुत ही प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी भी प्यार करना बंद नहीं करूंगी और मैं तुमसे बहुत ही प्राउड फील करती हूँ। और ये बोलते हुए वो यहाँ
वहाँ से चली जाती है। अपनी मदर के सामने से जाते ही जो इचिगो था वो काफी ज्यादा लाइट फील करने लगता है और उसके अंदर के थोड़े रिग्रेट्स कम हो चुके होते हैं। तभी वो हॉलो की बैंड बजाने का सोच लेता है और वो अपने तलवार को सीधा उसके छाती पे घुसा देता है। जो हॉलो था वो काफी ज्यादा डैमेज होता है इस चीज से, लेकिन वो काफी ज्यादा चालाक था। वो इस चीज को ईगो में ना लेते हुए कैलकुलेट कर लेता है कि अब सीन उसके बचाव में बिल्कुल भी नहीं है, तो वो मौका देखते ही यहाँ से भाग जाता है। जो रुकिया थी तेजी से इचिगो के पास आ जाती है और उसे समझाने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर का गिल्ट अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन इचिगो तुमने काफी ज्यादा कर लिया है, अब तुम आराम कर सकते हो। इतने में जो इचिगो था वो बेहोश हो जाता है। जो सोल रीपर था वो इस चीज को देखते हुए काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो बोलता है कि ये बच्चा आगे चल के मॉन्स्टर बनने वाला है और मैं इतना भी ज्यादा निर्दय नहीं हो सकता कि एक कपल को अलग कर दूं। मैं जा रहा हूँ सोल सोसाइटी में और उन्हें इस चीज के बारे में भी रिपोर्ट कर दूंगा कि अभी रुकिया को और भी टाइम लगने वाला है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग इचिगो की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पे उसके फादर काफी ज्यादा सीरियस लग रहे होते हैं और वो कुछ चीज को आसमान में देख रहे होते हैं और वो उसे देखते ही स्माइल करने लगते हैं। इससे हमें थोड़ा बहुत अंदाजा तो होता है कि जो इचिगो के फादर है वो कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं है, बस वो एक्टिंग करते हैं, उन्हें कुछ न कुछ राज तो पता है। कुछ समय बाद इचिगो को दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर के ग्रेव के सामने उनसे माफी मांग रहा होता है। उतने में उसके फादर भी वहाँ पे आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि बच्चे तुम बिल्कुल भी अपने ऊपर गिल्ट मत लो, तुम्हारी मदर तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है। तभी इचिगो उसे बोलता है कि आप मुझे इतने अच्छे से कैसे बात कर सकते हैं, ये जानते हुए कि आपकी बीवी को मरने का कारण मैं ही हूँ। तभी उसके फादर हंसते हुए बोलते हैं कि बेटे मैंने उस लड़की से प्यार जरूर किया था और मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, इसलिए अब मैं तुम्हें भी जाने नहीं दूंगा। तुम बिल्कुल भी इस चीज से गिल्ट मत लो, तुम्हारी मदर तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती थी। इन दोनों के कॉन्वर्सेशन से हमें ये तो पता चल जाता है कि इन दोनों को काफी सारी चीजें पता है और कहीं ना कहीं इचिगो की जो फैमिली है उसके अंदर कुछ तो राज छुपा हुआ है। फिर ये चीज बताते हुए जो इचिगो के फादर थे वो यहाँ से जाने लगते हैं और हमें बताया जाता है कि जो इचिगो की माँ थी उसकी फैमिली का नाम था मसाका। कहीं ना कहीं ये जो मसाका फैमिली है वो भी कुछ राज होल्ड करती है। दूर खड़ी जो रुकिया थी वो भी इन फादर और सन के बात को सुन रही होती है। रुकिया को देखते हुए इचिगो काफी ज्यादा जोश में बोलता है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं इन सारे हॉलोस को खत्म कर सकूं और लोगों की जान बचा सकूं। जिसे देख के रुकिया इमोशनल हो जाती है कि अब इचिगो बड़ा हो रहा है। तो सीन शिफ्ट होता है और हम सभी इचिगो और रुकिया को देखते हैं अपने दोस्तों के साथ उनके स्कूल में, जहाँ पे पीटी टीचर उनको काफी ज्यादा डांट रहे होते हैं। दरअसल इचिगो और रुकिया ने पिछले रात में एक फेमस मैजिशियन के शो में जाके टीवी पे हुड़दंग मचा दिया था, जिसकी वजह से इनके स्कूल का काफी नाम खराब हुआ था। तो पीटी टीचर इनको डांट मार तो रहे होते हैं, लेकिन उसी समय पे जो ओरिहिमे की दोस्त रहती है वो डायरेक्टली टीचर को बोलती है कि सर हमने तो कुछ किया नहीं, ये जो काम किया है इचिगो और रुकिया ने किया है, तो आप इन्हें ही डांटो ना, हमें क्यों यहाँ रोक के रखा है। जो इचिगो था वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि अरे यार ये तो डायरेक्टली हमारा साथ नहीं दे रही है, ये तो धोखेबाज निकली। लेकिन पीटी टीचर बिल्कुल भी नहीं सुनता है और वो काफी ज्यादा डांटने लगता है। लेकिन उतने में जो रुकिया थी वो अपना चाल चलना शुरू होती है। वो एक्टिंग करती है पीटी टीचर के सामने कि जो इचिगो है उसका बचपन से ही टीवी पे आने का काफी ज्यादा मन रहता था और उसी की इच्छा को पूरी करने की वजह से मैं उसे वहाँ लेके चली गई। और वो रोते हुए इस चीज को बोलने लगती है, जिससे जो पीटी टीचर थे वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। मौका देखते ही इचिगो और उसके सारे जो दोस्त थे वो वहाँ से भाग लेते हैं, जिससे पीटी टीचर को समझ में आ जाता है कि ये सब इनकी चाल थी और वो जाके उनके टीचर्स को कंप्लेन करते हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं होती है। दूसरी तरफ ये जो सारे दोस्त थे रुकिया को थैंक्स कहते हैं क्योंकि उसी की एक्टिंग की वजह से ये लोग पीटी टीचर से बच के आ पाए हैं। और इचिगो मन में सोच रहा होता है कि ये जो रुकिया है ये इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है एक्टिंग करने में। इन बातों के बीच में जो रुकिया की हॉलो वॉच थी वो रिंग करना शुरू कर देती है, तो वो तेजी से उस तरफ भागने लगती है और इचिगो भी भाग जाता है। जो बाकी सारे दोस्त थे वो इस चीज को नोटिस करते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं ये लोग सीक्रेटली डेट तो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग इचिगो और रुकिया को देखते हैं जो कि एक इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ से उनको नोटिफिकेशन आ रही थी और वहाँ पे उन्हें एक मोटा सा सोल दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था और आसपास इन्हें कोई हॉलो सोल दिखाई नहीं दे रही होती है। तब ये लोग पूछते हैं उस मोटे सोल से कि आखिरकार क्या हुआ, तो मोटा सोल बताता है कि मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ, मैंने देखा कि एक अजीब सा प्राणी मेरा पीछा कर रहा है और वो मुझे खाना चाहता है। तभी रुकिया को काफी ज्यादा अचंभा होता है कि अभी तक ये बचा हुआ कैसे है। फिर नेक्स्ट सीन में रिजल्ट आ चुके होते हैं स्कूल में और जो इचिगो के दोस्त थे वो इस चीज से काफी ज्यादा खुश थे कि उनके जो दोस्त है वो ज्यादा ऊपर नहीं आया रैंक में, लेकिन फिर उसके दिल टूट जाते हैं क्योंकि जो इचिगो था वो 23rd रैंक स्कोर किया था, लेकिन वो तो हमेशा इनके साथ ही पड़ा हुआ रहता था, तो वो आखिरकार इतना मार्क्स कैसे ला सकता है। उतने में जो अपना चैट था वो भी काफी ज्यादा मार्क्स लेके आया था और पढ़ाकू लड़का था, उसका 11th रैंक आया था, जिससे नाराज होके ये जो दोस्त है वो यहाँ से भाग जाते हैं। फिर बातों ही बातों में इचिगो पूछता ओरिहिमे से कि आखिरकार टॉप किसने किया है, तो ओरिहिमे बताती है कि उसका नाम ओरियो इशिदा है। तो इचिगो बोलता है कि इस नाम का तो लड़का के बारे में कुछ जानता ही नहीं हो। तो ओरिहिमे उसे बोलती है कि तुम वैसे भी क्लास में कहाँ ध्यान देते हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार हम लोग कितने दोस्त हैं, तुम्हें तो नाम से किसी के परवाह ही नहीं रहती है। तभी इचिगो थोड़ा शर्मा जाता है। दूसरी तरफ जो रुकिया
रुकिया थी वो काफी ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि जो उसका हॉलो डिटेक्शन मशीन था वो थोड़ा गड़बड़ा गया था। क्योंकि जब भी उसे कोई हॉलो की नोटिफिकेशन आती थी और वो और इचिगो जब उस जगह जाते थे तब उन्हें वहाँ पे कोई मिलता ही नहीं था। या तो उनके से आने से पहले कोई और उसे हंट कर ले रहा है या फिर इनकी ये मशीन ही खराब है। तभी रुकिया के एक और बीप की साउंड सुनाई देने लग जाती है। तब वो इचिगो को लेके उसी लोकेशन पे जाती है, लेकिन वहाँ जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं तो रुकिया और इचिगो के सामने उनका क्लासमेट उरियो इशिदा भी इन्हें दिखता है, जो कि एक पादरी की ड्रेस पहना हुआ था। इचिगो थोड़ा बहुत उसे पहचानता है और उरियो इशिदा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग क्या करते हो, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बात करने का। उतने में ही इनके सामने एक हॉलो दिखाई दिया जाता है। इचिगो और रुकिया उसके ऊपर अटैक करते कि उससे पहले ही उरियो इशिदा अपनी टेक्निक का यूज करते हुए एक बो एंड एरो बनाता है और तेजी से उस हॉलो पे मार देता है। उसके एक ही शॉट से वो जो हॉलो था वो मारा जाता है। रुकिया और इचिगो एकदम शॉक थे कि आखिरकार ये है क्या। तभी उरियो बताता है कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कि सोल रीपर से काफी ज्यादा नफरत करता है, खासकर तुमसे इचिगो। फिर नेक्स्ट डे हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इचिगो रात की बात से काफी परेशान था कि आखिरकार वो उरियो है कौन। फिर उसे याद आता है कि अरे हाँ, उसके क्लास में भी तो एक उरियो इशिदा है ना, कहीं वो वही तो नहीं है। और तेजी से जैसे वो क्लास में जाता है तो उसका शक सही निकलता है। तब वो क्लास खत्म होने के बाद उरियो का पीछा करने लग जाता है, लेकिन जो उरियो था वो तुरंत ही इचिगो को पहचान लेता है और उसे सेंस करते हुए बोलता है कि इचिगो, तुम काफी ज्यादा इजीली डिटेक्ट हो जाते हो, क्योंकि तुम जो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर है वो काफी ज्यादा रिलीज करते रहते हो। मैं तुम्हें तब से नोटिस कर रहा हूँ जब तुम पहली बार सोल रीपर बने थे। इसी बातों में जो उरियो था वो इचिगो को डुएल के लिए चैलेंज कर देता है, लेकिन जो इचिगो था वो डुएल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो मना कर देता है। तब इचिगो उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि हाँ, तुम आखिरकार डुएल मुझसे कर भी कैसे लोगे, क्योंकि तुम्हें तो अपनी मालिक रुकिया से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, जिससे इचिगो काफी ज्यादा चिढ़ने लग जाता है। दूसरी तरफ जो रुकिया थी वो उसी शॉप ओनर के पास पहुंच जाती है और वहाँ पे तोड़ताड़ करने लगती है और उस शॉप ओनर से पूछती है कि आखिरकार क्विंसीस है क्या। दरअसल ये जो क्विंसीस है वो उरियो की एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो कि सोल रीपर से काफी नफरत करती है। जो शॉप ओनर था वो बताना शुरू करता है कि क्विंसीस का नाम मैंने 200 साल पहले सुना था और अभी तुम आके बता रही हो। दरअसल क्विंसीस एक ऐसी ट्राइब थी जो कि हॉलोस को मारने में काफी ज्यादा अच्छी हुआ करती थी, लेकिन 200 साल पहले ही जितने भी क्विंसीस थे वो मारे गए थे और तब से किसी ने भी क्विंसीस को देखा नहीं है। तब रुकिया बोलती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। तब वही बताता है कि दरअसल सोल सोसाइटीज ने सारे जितने भी हॉलोस थे उन सभी को प्योरीफाई करके सोल सोसाइटीज में भेजना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ जो क्विंसीस थे वो डायरेक्टली हॉलोस को तबाह कर दिया जाते थे और उन्हें प्योरीफाई नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो हमारा डायमेंशन है वो तबाह होने लग गया था। क्विंसीस को समझाया गया था इस चीज के बारे में, लेकिन वो लोग इस चीज से बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए थे। लगता है इसी वजह से सोल सोसाइटीज ने क्विंसीस को तबाह कर दिया और उसी दिन से जितने भी क्विंसीस है वो सोल सोसाइटी से काफी नफरत किया करते हैं। दूसरी तरफ जो इचिगो था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था उरियो के चैलेंज से, इसलिए वो डायरेक्टली उरियो के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर फाइनली जो उरियो था वो अपने पॉकेट में से एक हॉलो गेट को निकालता है और फिर इन दोनों के डुएल के जो रूल्स थे वो बताना शुरू करता है। जैसे ही इस हॉलो गेट को वो तोड़ेगा तो आसपास के जितने भी हॉलोज होंगे वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और जो सबसे ज्यादा हॉलोज को हंट करेगा वही इस डुएल का विजेता माना जाएगा। तब इचिगो बोलता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम पूरे भरे शहर में इतने सारे हॉलोज को बुलाओगे तो मुसीबत आ जाएगी। जिसमें उरियो बोलता है कि तुम मुझे कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो, तुम्हें अगर खुद पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि तुम लोगों को बचा सकते हो तो अपनी हार मान लो, क्योंकि वैसे भी अकेले मैं इन सारे हॉलोज को मार सकता हूँ। और इतना बोलते ही वो उस हॉलो गेट को तोड़ देता है, जिसके बाद ही बहुत सारे जो हॉलोज थे वो इनके तरफ आना शुरू कर जाते हैं गेट से पार करते हुए। इचिगो इस चीज को देख के काफी गुस्सा हो जाता है और वो सीधा उरियो की कॉलर पकड़ लेता है कि तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम अपने एक चैलेंज को पूरा करने के लिए लोगों की जान को कैसे रिस्क में डाल सकते हो। तभी उरियो उसे बताता है कि तुम शायद से भूल रहे हो कि जो हॉलोज होते हैं वो उसी आदमी के पीछे जाते हैं जिसके अंदर स्पिरिचुअल प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। तभी इचिगो को याद आता है कि अरे नहीं, यहाँ पे तो उसकी जो बहनें हैं उनमें सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर है। तभी पिछली बार जो हॉलोज था वो उस पर ही अटैक कर रहा था, इसलिए डर के मारे वो तुरंत उसकी कॉलर छोड़ता है और अपनी बहनों को बचाने के लिए भागने लगता है। जो उरियो था वो अपने बैटल स्टांस में आ जाता है और हॉलोज को हंट करने के लिए तैयार हो जाता है। तेजी से इचिगो अपनी बहन के स्कूल की तरफ भाग रहा होता है। दूसरी तरफ जो ओरिहिमे थी अपने दोस्त के साथ बात कर रही होती है, जहाँ पे उसकी दोस्त बोलती है मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम जब हम तुम्हारे घर में गए थे तो कुछ अजीब सा हुआ था, लेकिन मुझे उसकी यादें बिल्कुल भी याद नहीं है। बस मुझे इतना याद है कि मुझे काफी ज्यादा दर्द हुआ था और वो पेन मुझे थोड़ा बहुत याद है। कहीं ना कहीं रुकिया को भी मैंने अपने उस सपने में देखा था। तभी ओरिहिमे बोलती है कि हाँ, ऐसा ही सेम टू सेम सपना मैंने भी देखा है और मुझे भी यकीन है कि ऐसा कुछ न कुछ तो हुआ था। उतने में इन दोनों को बगल के बिल्डिंग के कांच टूटने की आवाज आती है और ये दोनों लड़कियां वहाँ भागने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें स्कूल
में इचिगो की बहन खेलते हुए दिखाई दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एहसास होता है कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो उसी समय खेल को छोड़ के अपने घर की तरफ भागने लगती है। जो उर्यू था वो अपने बैटल स्टांस पे रहते हुए काफी सारे हॉलोस को मार चुका होता है, लगभग 11, और वो और भी हॉलोस को मारने के लिए तैयार होता है। उसे एहसास होता है कि अभी जो हॉलोस है वो और भी आने वाले हैं। दूसरी तरफ जो रुकिया थी वो उसी शॉप में अपने उस डिवाइस को ठीक करवा लेती है, और जैसे ही उसे ठीक करवाती है तो उसे लगातार बीप साउंड आने लग जाते हैं, और उसे भी पता चल जाता है कि शहर में बहुत ही सारे हॉलोस आ चुके हैं। वो जब ध्यान से उस डिवाइस को देखती है तो और भी शॉक्ड होती है कि एक ही शहर में हर तरफ से कैसे हॉलोज आ रहे हैं। फिर तरफ रास्ते में जितने भी इचिगो के हॉलोज आ रहे थे वो लगातार उन्हें बिना देखे हुए काटे जा रहा था, क्योंकि उसके सर पे तो उसकी बहन कारिन को बचाने का भूत सवार था। जो कारिन थी वो भी समय देखते ही अपने घर की तरफ भाग रही होती है, लेकिन वो शॉक्ड होती है क्योंकि उसके आगे चैड आ जाता है। कारिन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार चैड यहाँ पे क्या कर रहा है। दरअसल जो चैड था वो भी एक हॉलो से ही बच के यहाँ पे आया था। उतने में ही जो हॉलो था वो कारिन और चैड के ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन चैड कारिन को अपने साथ में पकड़ के वहाँ से बचा लेता है। कहीं ना कहीं जो चैड था उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी इस हॉलो से अपनी जान बचाने में, क्योंकि वो इन हॉलोस को देख नहीं सकता था, लेकिन जो कारिन थी वो इन हॉलोस को देख पा रही थी। इसलिए ये दोनों अपने साथ कोऑर्डिनेशन बनाने लग जाते हैं। जो कारिन थी वो सादो के कंधे पे बैठ जाती है और रास्ते में जितने भी उसे हॉलोस दिख रहे होते हैं और उसकी डायरेक्शन वो उसे बताने लगती है, जिसका यूज करते हुए जो चैड था वो काफी इजीली उसे डॉज कर रहा होता है। लेकिन फिर भी लास्टली जो हॉलो था वो एक जोरदार पंच चैड के ऊपर डाल ही देता है, जिसकी वजह से जो चैड था वो दूर जाके गिरता है और उसकी थोड़ी हालत तो नाजुक होती है। जो कारिन थी वो सादो की बहुत ही ज्यादा चिंता करने लगती है। दरअसल यहाँ पे मैं सादो और चैड इसलिए बोल रहा हूँ, जो हमारा सादो है उसी का नाम चैड है और चैड का ही नाम सादो है, तो कभी मैं सादो अगर बोल दूं तो कंफ्यूज मत हो जाना। गाइस, अगर आपको ये स्टोरी सुनने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है तो प्लीज यूट्यूब ने एक नया फीचर निकाला है जहाँ पे आप किसी भी वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन के साइड में जाके हाइप भी दे सकते हैं। तो प्लीज वहाँ से जाके हमें हाइप जरूर दे दीजिएगा, कुछ ना कुछ तो हमारा भी फायदा होगा। और हाँ, लाइक भी करना भूलना नहीं और सब्सक्राइब भी कर दो यार। तुम्हारा भाई अब 1 लाख सब्सक्राइबर से बस 8000 सब्सक्राइबर दूर है, तो वो भी कर दो। सादो अपनी इतनी बुरी हालत से पुराने समय में चला जाता है, जहाँ पे उसे याद आता है कि उसके दादाजी उसे समझाया करते थे कि तुम्हें इतनी तगड़ी सी जो बॉडी मिली है वो लोगों से लड़ने के लिए नहीं, लोगों की जान बचाने के लिए मिली है। सादो, तुम कभी भी अपने इस ताकत का गलत चीज के लिए यूज मत करना और अपने पर्सनल फाइट के लिए यूज मत करना। तुम हमेशा लोगों की हिफाजत करोगे। इसी चीज को याद करता है सादो और रियल जिंदगी में उसे भी होश आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि कारिन और उसके दोस्त के ऊपर वो हॉलो अटैक करने वाला होता है, लेकिन सादो अचानक से आके एक जोरदार चैड की तरह मुक्का दे मारता है उस हॉलो के ऊपर, और एक ही पंच जरूरी था। हमारा जो चैड था वो सच में चैड और सिग्मा रूप में आ चुका होता है और एक ही पंच से जो हॉलो था उसके चिथड़े उड़ा देता है। और कारिन ये चीज अपनी आंखों से देखती है और वो भी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि जो चैड था उसका जो राइट आर्म था वो अब म्यूटेट हो गया था। उस हॉलो को मारने के बाद जो सादो था वो थम्स अप एक्शन दिखाता है कारिन को, लेकिन कारिन को उसकी चिंता हो रही थी क्योंकि सादो की हालत काफी ज्यादा नाजुक हो चुकी थी और वो हॉलो को मारने के बाद वहीं पे बेहोश हो जाता है। चैड के शरीर के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी और वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा होता है। उसे तो यही नहीं पता चल रहा था कि आखिरकार उसके हाथ को क्या हो गया और ये शक्ति उसके पास कहाँ से आई है। तो तभी जो कारिन थी वो उसके पास आते हुए बोलती है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने डैड को बुलाने जा रही हूँ, वो तुम्हारी यहाँ पे आके हिफाजत करेंगे और तुम्हारा मेडिकल चेकअप करेंगे। दूसरी तरफ जो इचिगो था वो अपनी बहन की तरफ भागे आ रहा होता है उसे बचाने के लिए, लेकिन उसे रास्ते में उसका डुप्लीकेट मिल जाता है जो कि उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने देखा है कि जो कारिन है वो सेफली अपने घर की तरफ जा रही है, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। तभी इचिगो बोलता है कि मैं तुझसे एक मदद चाहता हूँ, रास्ते में जितने भी लोग आए तुम उनकी हिफाजत करो, मैं जल्द से जल्द जा रहा हूँ यहाँ से। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओरिहिमे और तात्सुकी जितने भी कांच टूटे थे उन सभी को कलेक्ट कर रहे होते हैं, जिससे जो तात्सुकी थी काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है कि यार ये कांच तो हमने तोड़े भी नहीं है, तो हमसे क्यों साफ करवाए जा रहे हैं। जो ओरिहिमे थी उसे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो अपने दोस्तों को यहाँ से जाने के लिए बोलती है कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। तो जो तात्सुकी थी वो इस मौके का इस्तेमाल करते हुए अपने घर की तरफ भागती है और बोलती है कि मैं जल्द से जल्द आ जाऊंगी। उतने में ही एक हॉलो ओरिहिमे के पीछे आ जाता है और वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे देख सकती हो, और ओरिहिमे सच में उसे देख पा रही होती है लेकिन उसे अनदेखा करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर भी उसका जो एक्सप्रेशन था हॉलो पकड़ लेता है और वो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती उसे। बगल में जो उसकी दोस्त थी वो बोलती है ओरिहिमे तुम्हें क्या हो गया, लेकिन फिर भी जो ओरिहिमे थी वो अपने दोस्त को बचाना चाहती थी, तो चिल्ला के बोलती है कि जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो जो हॉलो था वो इन्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था और वो अपना अटैक इन दोनों के ऊपर करने लग जाता है। उसके पास एक अलग से वायरस बुलेट्स थे जो कि सीधे ओरिहिमे की दोस्त के कंधे पे जाके लग जाते हैं, और जैसे ही वो लगते हैं तो उसकी दोस्त अपने हाथ का कंट्रोल खो देती है और एक वायरस की तरह एक्ट करने लगती है। वो ओरिहिमे का हाथ पकड़ लेती है और उसे आसमान में उठा देती है। इस चीज को देख के ओरिहिमे डायरेक्टली उस हॉलो से पूछती है कि आखिरकार तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया है। तभी वो हॉलो बताता है कि मैं डायरेक्टली बिल्कुल भी फाइट नहीं किया करता हूँ और मुझे फाइट करना पसंद भी नहीं, मेरे सामने जो कोई भी होता है मैं उसके ऊपर अपने
सीड बुलेट्स गिरा देता हूँ और उसके बाद उसके शरीर को कंट्रोल करते हुए खुद फाइट नहीं करता हूँ। दरअसल मुझे इंसानों को इस तरीके से ही आपस में लड़वाने में काफी ज्यादा मजा आता है। उतना बोलने के बाद ही वो और भी सारे जो बच्चों को उसने अपने पपट्स बना लिया था उन्हें भी बुला लेता है और सीधा ओरिहिमे के ऊपर अटैक करवा देता है। वो सारे बच्चे ओरिहिमे के ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि उतने ही देर में जो तात्सुकी थी वो वहाँ पे आ जाती है और एक एक करके सारे जितने ही बच्चे थे उनकी बुद्धि लाल कर देती है और एक भी अटैक ओरिहिमे को नहीं लगने देती है। बताओ, यहाँ कराटे सीखने का कुछ तो फायदा हो रहा है। जो तात्सुकी थी उसे थोड़ा बहुत एहसास तो था कि आसपास कोई ऐसा क्रिएचर है। दरअसल वो हॉलोस को देख नहीं सकती थी, लेकिन एक जगह एहसास उसे हो रहा था कि हॉलो जरूर है। उसे धुंधला सा कुछ एहसास हो रहा था। उसी तरफ देखते हुए जो तात्सुकी थी वो उस हॉलो को बोलती है कि पता नहीं तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया है, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। उतने में ही जो ओरिहिमे की एक दोस्त थी जिसका सिर्फ हाथ कंट्रोल किया था उस हॉलो ने, वो उस हाथ का यूज करते हुए तात्सुकी को पकड़ लेता है और उसके ऊपर भी अपने सीड बुलेट्स छोड़ देता है, जिसकी वजह से अब तात्सुकी की बॉडी भी उसके कंट्रोल में आ गई थी। जिसे देख के जो ओरिहिमे थी वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसकी दोस्त भी अब उसके कंट्रोल में आ गई है। वो याद करती है कि कैसे बचपन में बहुत सारे बच्चे उसे बुली किया करते थे, लेकिन जो तात्सुकी थी उसने उसका साथ दिया था, जिसकी वजह से वो बचपन से उसे प्रोटेक्ट करते आ रही है। तो जो ओरिहिमे थी वो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए सीधा जो तात्सुकी थी उसे सीधा तात्सुकी को गले से लगा लेती है और उसे बोलती है कि अब मेरा समय तुम्हें प्रोटेक्ट करने का। उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को देख के उसका स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज हो जाता है उसकी हेयर पिन से और उसके स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा ताकतवर था कि आसपास जितने भी बच्चे थे वो उसकी चपेट में आते हुए इधर उधर गिरना शुरू हो जाते हैं। इसे देख के जो हॉलो था वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जो ओरिहिमे थी वो एक दूसरे ही डायमेंशन में चली जाती है जहाँ पे उसके सामने उसे 3-4 फेरीज दिखाई दे रहे होते हैं। वो फेरीज उसे बताती है कि दरअसल हम तुम्हारे ही सबकॉन्शियस माइंड में रहा करते हैं और हमारे पास ऐसी ताकतें हैं जो किसी भी चीज को रिजेक्ट कर सकती है। तुम हमारे रिजेक्शन ताकत का यूज करते हुए किसी को हील भी कर सकती हो, बस तुम्हें एक मैजिक को चैंट करना होगा। तो उसी मैजिक का यूज करते हुए जो ओरिहिमे थी वो तात्सुकी को हील करने लग जाती है। तात्सुकी धीरे धीरे हील होने लग जाती है। तभी ओरिहिमे का जो एक और फेरी था जिसके पास अटैक टाइप एबिलिटी था उसका यूज करते हुए ओरिहिमे सामने खड़े हॉलो को बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मारा जाता है। लेकिन इतने ज्यादा ताकत का यूज करने की वजह से वहीं पे ओरिहिमे बेहोश हो जाती है। उतने देर में उराहारा शॉप के जितने भी लोग थे वो वहाँ पे आ जाते हैं और उन्होंने कंधे पे सादो को भी रखा हुआ था। इसका मतलब है सादो को उन्होंने बचा लिया है। थोड़ी देर बाद जो ओरिहिमे और सादो थे वो उराहारा शॉप में होश से जगते हैं। दूसरी तरफ जो रुकिया थी वो भी एक हॉलो से लड़ रही होती है, लेकिन क्योंकि उसके पास अपने सोल रिपर की ताकत नहीं थी इसलिए उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। रुकिया के ऊपर वो हॉलो थोड़ा सा हावी होने लग जाता है कि उतने देर में डुप्लीकेट इचिगो वहाँ आ जाता है और एक ही लात में उस हॉलो को हरा देता है। जो रुकिया थी वो उसी के स्टाइल में उसे थैंक यू भी कहती है। उतने में उस जगह पे जो उरियो था वो भी आ जाता है। उसे देखते ही जो रुकिया थी वो भी समझ जाती है कि ये सारा किया धरा पक्का उरियो का ही है। तभी उरियो उसे बताता है कि अभी फिलहाल के लिए मेरे और इचिगो के बीच में एक डुअल चल रहा है और मैं ये साबित करके रहूंगा कि मैं सोल रिपर से काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। दूसरी तरफ इचिगो को दिखाते हैं जो कि काफी इजीली सारे हॉलोज मॉन्स्टर को मार रहा होता है। फिर से हमें शॉप दिखाया जाता है जहाँ पे शॉप ओनर फाइनली ओरिहिमे और सादो को इचिगो की रियलिटी बता देता है कि वो एक सोल रिपर है और अभी वो काफी खतरनाक हॉलो से लड़ाई कर रहा है। मैं अभी उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम भी अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। लेकिन उसकी बातों का बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता है इन दोनों को। तभी उराहारा उसे बताता है कि दरअसल तुम लोग की जो ताकत है वो इचिगो की वजह से ट्रिगर हुई है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जो फाइनली इचिगो था वो उरियो के भी सामने आ जाता है और वहाँ पे आके वो उरियो से काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी वजह से पूरा जो शहर है वो अब तबाही के मंजर पे आ चुका है। तुम्हें अगर मुझसे बिल्कुल ड्यूअली करना था तो मेरे से ही लड़ लेते, या सारे लोगों की जान तुमने क्यों खतरे में डाली है? तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। उतने में ही जो डुप्लीकेट इचिगो था वो बोलता है इचिगो से कि तुम ऊपर देखो, अभी तो बारात आनी बाकी है। और फिर हमें आसमान में दिखाया जाता है कि काफी सारे जो हॉलोस थे वो यहाँ पे आना शुरू हो गए थे, जिसे देख के जो उरियो था वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी जो रुकिया थी वो इचिगो को सारी स्टोरी बताने लगती है कि किस तरीके से तुम्हारा जो ये दोस्त उरियो है वो दुनिया का आखिरी क्विंसी है। दरअसल इसके पूरे खानदान को 200 साल पहले सोल रिपर्स ने ही मार दिया था। जो क्विंसीज हैं वो तीनों डायमेंशनल के जो बैलेंस था उसे बिगाड़ रहे थे, क्योंकि ये लोग हॉलोस को बिल्कुल भी प्यूरिफिकेशन को करने के लेके सीरियस नहीं थे। ये लोग डायरेक्टली हॉलोस को खत्म कर दिया करते थे, जिसकी वजह से 3 डायमेंशन में बैलेंस बिगड़े जा रहा था। और इसी को बैलेंस करना आउट करने के लिए
ये जो सोल रीपर्स थे इन्होंने इनका खात्मा कर दिया। जो सोल सोसाइटी थी उसने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की थी क्वींसीज से कि वो ये सारे काम को छोड़ दे, लेकिन क्वींसीज ने उनकी एक भी ना सुनी। इसलिए मजबूरी में जो सोल सोसाइटीज थी उसने सारे के सारे क्वींसीज को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ जो ओरियो था वो एक के बाद एक हॉलोस को मारे जा रहा था, लेकिन वो भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके एक गेट से इतने ज्यादा हॉलोस को तो आना नहीं चाहिए था। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। उतने में जो इचिगो था वो रुकिया से सारा स्टोरी सुनने के बाद ओरियो के सामने आ जाता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे क्लैन के सारी स्टोरी पता चल चुकी है और मुझे भी काफी बुरा फील हो रहा है तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद, लेकिन फिर भी तुम्हारे काम करने का तरीका बहुत ही ज्यादा गलत है। तुम्हें अपने काम करने के लिए दूसरों की जान को जोखिम में डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी जो ओरियो था वो उसे बोलता है कि ये हमारा जितना भी क्विंसी का स्टोरी है उससे तो मैं भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे तो फर्क पड़ना तब से शुरू हुआ जब मेरे आंखों के सामने मेरे ग्रैंडफादर को मार दिया गया। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओरियो के जो फादर थे वो ओरियो को काफी अच्छे से सिखा रहे थे कि किस तरीके से क्विंसीज ने सोल सोसाइटीज की बात ना सुन के बहुत ही गलत किया था। हमें तो अपनी आपस की रंजिश को भुला के साथ में ही काम करना चाहिए। प्रेजेंट डे पे हॉलोस को मारते हुए ओरियो बोलता है कि मेरे ग्रैंडपा हमेशा से सोल सोसाइटी और क्विंसीज के बीच में दोस्ती देखना चाहते थे, लेकिन एक समय जब उनके ऊपर अचानक से काफी सारे हॉलोज ने हमला कर दिया तब वो उनसे बिल्कुल भी नहीं बच पाए। लेकिन गुस्से की बात यह है कि सोल सोसाइटी हमेशा उनके ऊपर नजर रखा करती थी और उस समय भी सोल रीपर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, लेकिन उन्होंने मेरे ग्रैंडपा को बिल्कुल भी नहीं बचाया और उनकी मौत को देखते रहे। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा तरीका गलत है तो चुपचाप वहाँ पे बैठ जाओ और तमाशा देखो। तभी इस सारी स्टोरी को सुन के जो इचिगो था थोड़ा सॉफ्ट तो होता है, लेकिन उसे गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा शुरू से चाहते थे कि तुम सोल सोसाइटीज के साथ मिलकर इन हॉलोज का खात्मा करो और तुम ऐसा कर रहे हो, क्यों ना हम दोनों साथ में मिल जाए और इन सारे हॉलोज को मारे। तब इस चीज को सुनकर जो ओरियो था वो भी थोड़ा सॉफ्ट होता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम आखिर इन हॉलोज को क्यों मारना चाहते हो। तब इचिगो बताता है कि दरअसल मुझे इन हॉलोज से काफी ज्यादा नफरत है, इन्होंने ही मेरी मदर का खात्मा किया था। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो चीज मेरी मदर के साथ हुआ था वो किसी और के साथ भी हो। इस स्टोरी को सुन के जो ओरियो था वो भी फीलिंग समझ जाता है इचिगो की और वो साथ मिलके इचिगो के इन हॉलोज से लड़ना शुरू कर देता है। तभी इनके आसमान में एक क्रैक पड़ने लगता है और वहाँ से काफी हाई लेवल डीमन यहाँ आना शुरू कर देता है, जिसे देख के ओरियो शॉक्ड होता है क्योंकि इतने लेवल का डीमन इंसानी दुनिया में तो नहीं आना चाहिए। अब पक्का इनकी बैंड बजने वाली है। लेकिन तभी यहाँ उरुहारा और बाकी सारे पार्टीज आ जाते हैं और इन सभी का सपोर्ट देने लगते हैं इन हॉलोज को मारने के लिए। उरुहारा इन सभी को बोलता है कि छोटे मोटे जितने भी हॉलोज हैं मैं और मेरी पार्टी उसे हैंडल कर लेंगे, तुम दोनों उस बड़े हॉलो से जाके लड़ो। रुकिया उस बड़े से मॉन्स्टर को देख के बताती है इचिगो को कि बहुत सारे हॉलोज को मरने के बाद इतना बड़ा मॉन्स्टर बन के आता है और इसे कोई भी नॉर्मल सोल रीपर नहीं मार सकता है। तभी जो इचिगो था वो बोलता है कि हमें कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा अगर ये है तो हम इसे नीचे से काटना शुरू करेंगे और एक समय के बाद ये छोटा हो जाएगा, तब तो हम इसे मार सकते हैं ना। लेकिन रुकिया फिर भी इचिगो को लड़ने देना नहीं चाह रही होती है। तभी जो उरुहारा था वो वहाँ पे उसे पैरालाइज कर देता है और उसे बोलता है कि ये लड़ाई दरअसल इचिगो की है और तुम्हें उसे लड़ने देना चाहिए। फाइनली जो बड़ा सा हॉलो था वो वहाँ पे निकल आता है और उसका साइज सच में काफी बड़ा था। जो इचिगो था उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक का उस पे बिल्कुल भी असर नहीं होता और वो एक लात में ही इचिगो को दूर फेंक देता है, जिसे देख के ओरियो भी उस पे हमला करता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता है। तभी अचानक से जो ओरियो था उसका हाथ इचिगो के स्वॉर्ड पे टच हो जाती है। तभी इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर था वो ओरियो के भी अंदर चला जाता है और उसकी जो बो थी वो बड़ी हो जाती है, जिससे ओरियो भी समझ जाता है कि अगर वो इचिगो की स्पिरिचुअल प्रेशर का यूज करे तो इजिली इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। लेकिन उसे ये भी चीज पता चलती है कि इचिगो के अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है और स्पिरिचुअल प्रेशर भी है, लेकिन उसे अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को बिल्कुल कंट्रोल करना नहीं आता है और वो इजिली अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को इधर उधर बिखेरते चलता है। तब इनके बात के बीच में जो बड़ा सा हॉलो था वो इनके ऊपर अपना बीम फेंक देता है और उस बीम को जो इचिगो था अपने तलवार से रोकने की कोशिश करता है और बहुत ही मेहनत करने के बाद वो इस अटैक को डॉज भी कर लेता है। जो बड़ा वाला हॉलो था वो भी कुछ इस चीज को देख के समझ जाता है और वो चुपचाप इस जगह से चले जाता है, लेकिन इचिगो ने इस अटैक को रोकने के लिए अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को लगा दिया था और वो सीधा बेहोश हो जाता है और उसका जितना भी स्पिरिचुअल प्रेशर था वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है और आसपास तबाही मचाने लगता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो इचिगो है वो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से मारा जाएगा। तभी इस चीज को देख के जो ओरियो था वो इचिगो की तलवार पे पैर रखता है और अपने जो बो एंड एरो था उससे काफी सारे बोस को आसमान में छोड़ने लग जाता है और काफी मेहनत करने के बाद इचिगो की जो ओवरफ्लोइंग स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो उसे कंट्रोल कर लेता है और फाइनली इचिगो की जान बच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग इचिगो को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में रिकवर हो रहा होता है और उसका जो डॉल था
था, यानी जिसके अंदर इचिगो डुप्लीकेट रहता है, उसका हालत काफी ज्यादा क्यूट कर दिया था इचिगो की बहनों ने। लेकिन वो काफी इरिटेट हो चुका था इस चीज से और वो इचिगो के से इसकी कंप्लेन कर रहा होता है, लेकिन इचिगो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि इस घर में मेरी इज्जत ही नहीं है, कोई भी मुझे बजा के चला जाता है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा और अकेले जीऊंगा। मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग जाता है और रोड पे चलने लगता है अपने मौके के तलाश में। तभी उसको सामने से कुछ लड़कियां चलते हुए आते दिखती हैं, तो वो मरे हुए डॉल की एक्टिंग करने लग जाता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये लड़कियां उसे देखेगी तो अपने साथ घर लेके चली जाएंगी। तभी ये लड़कियां रुकती हैं और उस डॉल को देखती हैं, लेकिन नजरअंदाज करते हुए उसके ऊपर पैर रख के चली जाती है। वो पैर के प्रेशर से जो इचिगो डुप्लीकेट था उसकी पाद निकल जाती है और ये इतनी रियल आवाज थी कि ये लड़कियां पीछे मुड़ के डॉल को देखने लग जाती है, जिससे इस डॉल के अंदर से पसीना आना शुरू हो जाता है और वो समझ जाता है कि अब वो पकड़ा जाएगा, तो वो तेजी से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। ये लड़कियां इस चीज को देख के शॉक्ड होती है, लेकिन ये डॉल बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये लड़कियां इचिगो के स्कूल की है और उसमें से तो एक टॉप रेसर है, तो वो तेजी से इस डॉल की पीछा करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हमें रुकिया दिखाई दी जाती है, जो कि स्कूल जाते वक्त उसी इवेंट के बारे में सोच रही होती है कि कैसे इचिगो ने उस बड़े से हॉलो को इस दुनिया से भगा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं सोल सोसाइटी को इसके बारे में पता चल जाएगा और वो अर्थ में जरूर आएंगे इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तभी इचिगो और रुकिया के बारे में उन्हें पता चल जाएगा और इन पे मुसीबत भी आ सकती है। उतने में जो ओरेही में थी वो यहाँ आ जाती है और रुकिया को बोलती है कि हे रुकिया, अब गर्मी की छुट्टियां आने वाली है, तुम कहाँ घूमने जा रही हो? जिसपे रुकिया कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है। तब ओरेही में उसे एक फेस्टिवल के लिए इनवाइट करती है। तब रुकिया को याद आता है कि जो ओरेही में कहीं ना कहीं इचिगो को पसंद करती है, तो उससे भी अच्छे संबंध बना लेती है और इस चीज के लिए हाँ कह देती है। दूसरी तरफ हमें इचिगो डुप्लीकेट दिखाया दिया जाता है, जो कि इचिगो के स्कूल में पहुंच चुका होता है और वहाँ पे पेड़ पे चढ़ के लड़कियों को खेलते हुए देख रहा होता है और वो प्लान बना रहा होता है कि जो ओरेही में है उसके सामने वो गिर जाएगा और ओरेही में क्योंकि काफी ज्यादा दिल से साफ लड़की है तो वो उसे अपना लेगी और फिर उसके बाद मजे ही मजे। तो वैसा ही करता है और ग्राउंड में सीधा कूद जाता है। लेकिन उसके दिन खराब थे। उसी समय जो तात्सुकी थी वो एक बॉल फेंक रही होती है ओरेहिमे की तरफ, जिससे वो डॉल पे अटैच हो जाता है और वो सीधा ओरेहिमे की तरफ चला जाता है और ओरेहिमे बेसबॉल बैट से एक जोरदार शॉट दे मारती है, जिसकी वजह से बॉल के सहित जो डॉल था वहां से आसमान में चला जाता है और ओरेहिमे जश्न मनाने लग जाती है उसके अच्छे शॉट मारने के लिए। दूर से जो रुकिया थी वो भी इन सारे चीजों को देख रही थी और उसे कहीं ना कहीं टेंशन खाया जा रही थी। रुकिया को ये लग रहा था कि अब समय आ रहा है धीरे धीरे जब उसे सोल सोसाइटी जाना पड़ेगा, लेकिन अब वो काफी ज्यादा लगाव लगा चुकी है इन सारे लोगों से और इन्हें छोड़ के जाना नहीं चाहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उरियू और इचिगो के साथ में भी दोस्ती हो चुकी होती है, लेकिन ये दोनों काफी अकड़ू भी होते हैं और एक दूसरे से चैलेंज लगाते रहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग इचिगो की स्कूल की लड़कियों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे ओरेहिमे काफी सारे खाना खा रही होती है और उसकी दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि ओरेहिमे का वजन क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि ये खाती तो एक हाथी के बराबर है। तब एक दोस्त बोलती है कि उसका सारा जो वजन है वो उसके ऊपर लगने लग गया है और पेट में कुछ लगता ही नहीं है। उतने में जो दोस्त थी वो रुकिया से पूछती है कि हे, तुम और इचिगो डेट कर रहे हो क्या? जिसपे रुकिया एकदम शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि अरे नहीं नहीं, हम और वो तो काफी अच्छे दोस्त हैं। वो बोलती है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, तब मैं इचिगो को प्रपोज कर सकती हूँ। तभी उतने में चश्मिश लड़की बोलती है कि तुम लोग किसी को भी प्रपोज करो, लेकिन मैं ओरेहिमे को पसंद करती हूँ, और वो वहीं पे अपने शर्ट के बटन खोलना शुरू कर देती है, जिससे जो तात्सुकी थी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे एक जोरदार पंच दे मारती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में इचिगो डुप्लीकेट को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए उराहारा स्टोर पहुंच जाता है और वहाँ पे वो उन दोनों बच्चों से मिल जाता है जो कि उसकी बैंड बजा के रख देते हैं। फिर शाम हो जाती है, जहाँ रुकिया इचिगो को बताती है कि अब समय आ चुका है जब उसे फाइनली इन सभी को छोड़ के सोल सोसाइटी जाना ही पड़ेगा, वरना हमारे जान के पीछे खतरा आ सकता है। रुकिया कुछ इचिगो को बताना भी चाहती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे बता नहीं पाती है। उतने में जो इचिगो डुप्लीकेट था वो भी रोता हुआ दौड़ा दौड़ा इनके पास आ जाता है और वो सीधा रुकिया को टाइटली हक कर लेता है और उसे बोलता है कि मैं आज के बाद कभी भी घर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे पता चल चुका है कि बाहर की दुनिया कितनी ज्यादा खराब है, क्योंकि जो इचिगो डुप्लीकेट यानी कि कौन था उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। तो उसकी सिलाई करवाने के लिए इचिगो और रुकिया ओरियो के पास चले जाते हैं। दरअसल ओरियो के पास सिलाई का काफी अच्छा टैलेंट होता है और वो पलक झपकते ही कौन की काफी अच्छी सिलाई कर देता है और उसका हुलिया चेंज करते हुए एक डॉल की तरह बना देता है, जिससे इचिगो और रुकिया काफी शॉक्ड होते हैं और कौन भी काफी गुस्सा हो जाता है और वो एक दे लात उरियो को दे मारता है। दूसरी तरफ जो उराहारा था वो अपने शॉप से बाहर आके एक बिल्ली से बात करने लगता है, जहाँ पे बिल्ली उसे बताती है कि रुकिया और इचिगो काफी खतरे में है, क्योंकि सोल सोसाइटी ने उनके पीछे अपनी इन्वेस्टिगेशन लगा दी है। दूसरी तरफ जो रुकिया थी वो अपना फाइनल लेटर इचिगो को लिख के चुपचाप यहाँ से जा चुकी होती है, इस बात से बेखबर कि 2 सोल रीपर उसके पीछे लग चुके हैं। जो रुकिया थी वो तेजी से भाग रही होती है इचिगो के घर को छोड़ के और उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है इचिगो को इस तरीके से अकेला
अकेला छोड़ के वो पूरी यादों को याद कर रही होती है कि किस तरीके से इचिगो के साथ और सारे दोस्तों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी और वो काफी इमोशनल थी। लेकिन वो क्या कर सकती है, अगर वो अभी भी इचिगो के साथ रहेगी तो सोल सोसाइटी उसके पीछे भी पड़ जाएगी। उतने में ही अचानक से उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो जब पीछे पलट के देखती है तो उसके सामने एक सोल रीपर था जिसका नाम था रेंजी आबराई। और वो बोलता है रुकिया को कि तुमने काफी ज्यादा समय अपना इंसानी शरीर में गवा दिया है, और वो जानता है कि उसने अपनी जो सारी शक्तियां है वो किसी और को दे दी है, और वो इस चीज के लिए काफी गुस्सा भी कर रहा होता है। तभी रुकिया उसे बोलती है कि तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तभी रुकिया को एहसास होता है कि पीछे कोई बहुत ही खतरनाक सोल रीपर आ चुका है और उसकी प्रेजेंस से ही वो डर जाती है। दरअसल ये सोल रीपर रुकिया का ही भाई होता है और काफी हाई लेवल का सोल रीपर होता है जिसका नाम होता है ब्याक्युआ कुचिकी। अब अपने भाई को देख के रुकिया काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसका जो भाई था वो रूल्स का काफी ज्यादा पक्का था, और क्योंकि रुकिया ने सोल सोसाइटी का रूल तोड़ दिया है तो रुकिया को अंदाजा है कि उसका भाई उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक कि उसकी अपनी बहन को भी जान से मार देगा। जो रेंजी था बोलता है कि तुम्हें जैसा कि पता होगा कि सोल सोसाइटी में एक काफी ज्यादा फॉरबिडन रूल है कि किसी भी तरीके से कोई भी सोल रीपर अपनी शक्तियों को इंसान को नहीं दे सकता। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है और उसके अनुसार सोल रीपर को भी सजा दी जाएगी और जिस इंसान को तुमने अपनी शक्ति दी है उसे भी मार दिया जाएगा। और वो ये कहते हुए अटैक करने लग जाता है। उतने में ही जो रेंजी था उसके ऊपर एक अटैक हो जाता है और ये अटैक किया था ओरियो ने। रुकिया उसे देख के समझ जाती है कि दरअसल ये अपने ग्रोसरी लेने के लिए घर से भी जा रहा होगा, लेकिन उसके भाई और रेंजी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि ओरियो को एहसास हो गया होगा कि आसपास कोई सोल रीपर है। उसके बाद जो ओरियो था वो तो पहले से ही सोल रीपर्स को पसंद नहीं करता है, तो वो रेंजी और रुकिया के भाई को बोलता है टॉन्ट करते हुए कि तुम कैसे सोल रीपर्स हो, तुम एक निहत्ती लड़की को इस तरीके से अटैक कर रहे हो, वैसे भी तुम शिनिगामी से यही उम्मीद की जा सकती है। इस चीज को सुन के जो रेंजी था वो बहुत ही बुरी तरीके से स्माइल देने लग जाता है। दूसरी तरफ जो इचिगो था वो कॉन को ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते वो बाथरूम में पहुंच जाता है जहाँ पे रुकिया ने कॉन को बुरी तरीके से टेप बांध दिया होता है। किसी तरीके से जो इचिगो था वो उसे वहाँ से छुड़ाता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा बास आ रही थी, लेकिन स्प्रे मारने के बाद भी कॉन के अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं जाती है और भी बहुत ही ज्यादा तगड़ी स्मेल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो इचिगो था वो भी पागल होने लग जाता है। तभी जो कॉन था उसे याद आता है कि अरे नहीं, यहाँ पे तो रुकिया घर छोड़ के जा चुकी है, और वो तेजी से जो लेटर था रुकिया ने छोड़ा था वो इचिगो को दिखाता है और इचिगो उससे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है क्योंकि रुकिया ने उसे कोड लैंग्वेज में लिखा था। थोड़ा टाइम लगता है उसे डिकोड करने में, लेकिन इचिगो समझ जाता है। दरअसल रुकिया ने उसे वार्न किया था कि रुकिया अपने सोल सोसाइटीज जा रही है और इचिगो को तब तक छुप के रहना चाहिए क्योंकि उसके जान पे खतरा भी है। इस चीज को पढ़ने के बाद इचिगो समझ जाता है कि रुकिया की जान भी खतरे में है, तो वो कॉन को बोलने लगता है कि अब मुझे रुकिया को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। तभी इस जगह पे जो उराहारा था वो आ जाता है और उसे स्टन कर देता है, जिसकी वजह से इचिगो वहीं पे बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग रेंजी को देखते हैं जिसने ओरियो की काफी बुरी हालत कर दी थी और वो फाइनल स्लैश ओरियो के ऊपर मारने वाला था और उसे जान से खत्म कर देता, लेकिन तभी जो इचिगो था वो अपनी सोल रीपर अवतार में उस जगह आ जाता है और रेंजी के ऊपर स्लैश दे मारता है। रेंजी उस लड़के को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि ये लड़का वही है जिसको रुकिया ने अपनी शक्तियां दी है। जो इचिगो था वो रेंजी को थोड़ी बहुत टक्कर देने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि जो रेंजी था वो एक्सपीरियंस में इचिगो से काफी ज्यादा आगे था, इसलिए वो पलक झपकते ही इचिगो को हरा देता है और वो हंसते हुए बोलता है कि इचिगो तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें ही बचाने के लिए जो रुकिया है वो तुम्हें बिना बताए घर से भागी थी और तुम बेवकूफों से बचाने के लिए हम लोग के सामने आ गए। तुमने इस तरीके से रुकिया का जो एफर्ट्स था उसे पानी में मिला दिया है। रेंजी कहीं ना कहीं अपनी बातों से ये एहसास दिला रहा होता है कि रुकिया से काफी ज्यादा मतलब है, लेकिन एक रूल्स के अनुसार वो रुकिया को बचा नहीं सकता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि रुकिया ने अपनी जान की बाजी लगा दी इस बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन इस बेवकूफ ने उसकी मुसीबतें और भी बढ़ा दी है और सारी गलती इसी की है क्योंकि इसी की वजह से रुकिया की पावर चली गई है और रुकिया को अब सजाए मौत मिलेगी। तभी रेंजी डिसाइड करता है कि वो इचिगो को उसी जगह मार देगा, शायद से इसकी वजह से जो रुकिया थी उसको उसकी शक्तियां मिल जाए और फिर रुकिया को सजाए मौत ना मिले। तो जो रेंजी था वो इचिगो के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी रुकिया का भाई वहां आ जाता है और वो उसे बोलता है कि मैंने इस लड़के को कहीं ना कहीं देखा है। अरे हाँ, ये तो वही है जिसने कुछ समय पहले मैन ऑफ ग्रांडे वो बड़ा वाला हॉलो उसको हर्ट कर दिया था। जिसे सुन के जो रेंजी था वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि ये बकलोल सा सोल रीपर मैन ऑफ ग्रांडे को हर्ट कर सकता है। फिर रेंजी सीरियस होते हुए बोलता है इचिगो तुम्हारी जान पाक्तों का नाम क्या है, लेकिन इचिगो को इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं था और वो कंफ्यूज दिखता है। तभी रेंजी बोलता है कि हर सोल रीपर के जान पाक्तों जो होती है उसका एक असली नाम भी होता है और उसी कनेक्शन की वजह से हमारी जान पाक्तों और हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अपनी जान पाक्तों का नाम अगर तुम यूज करो तो तुम उसे और भी ताकतवर बना सकते हो और ऐसा ही रेंजी उसके सामने करके भी दिखाता है
अपनी जान पाक्तो से और उस अटैक का यूज करते हुए रेंजी इचिको को काफी हर्ट कर देता है, क्योंकि जो उसकी जान पाक्तो थी वो एक चेन की तरह यूटिलाइज हो सकती है। और ये देखने के पे हमें लगता है कि जो इचिको है वो काफी ज्यादा बैडली हर्ट हो चुका है।